सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 के अधीन सभा पट पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों का उठाने की अनुमति प्रदान की है, वे अपने मामलों को अनुमोदित पाठ की 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखे दें। धन्यवाद। आइटम नंबर 18 और 19 श्री इम्तियाज जलील। शुक्रिया, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महाराष्ट्र के एक मराठवाड़ा इलाके से आता हूं, जिसे हम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब सरकार के अंदर आए थे तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी होने की बजाय उनकी आत्महत्या किस तरीके से दुगनी, तिगनी और चौगनी हो गई है, ये आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, सिर्फ उसी के आंकड़े में बताना चाहता हूं, मराठवाड़ा के। और इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1000 किसानो63 ने आत्महत्या की है, जिसके अंदर औरंगाबाद, जो मेरा चुनावी क्षेत्र आता है, 160 किसानों ने आत्महत्या की, नांदेड़ में 163 किसानों ने, बीड़ में 253 किसानों ने, उस्मानाबाद में 161 किसानों ने। ऐसे कुल मिलाकर सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आखिर ये किसान इतनी आत्महत्या कैसा कर रहे हैं, और सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप मेरा विकास कैसा कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। आप इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट से घटाए हैं? तो 38.3% से आपने माइनॉरिटी का बजट घटाए है। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था वो 5020 करोड़ रुपए था, उसको कम करके आपने 3097 करोड़ कर दिया। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई नई स्कीम्स लेके आते हैं। आज 10 स्कीम्स आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए हम चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग, उनके लिए बजट एलोकेशन कैसा घटाया जा रहा है हर साल। आप देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 में ये बजट पिछले साल 1425 करोड़ रुपए था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका है, तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट है आज स्कूल लेवल के ऊपर, और वो स्कॉलरशिप का भी अमाउंट आपने किस हद तक कम कर दिए है। मेरिट का मींस बेस्ड स्कॉलरशिप, पिछले साल आपका बजट एलोकेशन कितना था, तो 365 करोड़ रुपए था, उसको घटाकर 365 करोड़ रुपए से आपने सिर्फ 44 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए हैं। दूसरी सारी स्कीम्स है जिसको नाम बड़े खूबसूरत दिए गए हैं, नई उड़ान, नया सवेरा, लेकिन बजट हर टाइम आप कम करते जा रहे हैं और फिर ये नारा लगा रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को लेकर पंतप्रधान जी से मैं आपके जरिए एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसके ऊपर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी, उसके बाजू गैस सिलेंडर था, उसके नीचे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी 450 रुपए। हम सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आदरणीय करार साहब से, आपके महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपए में दे दीजिएगा सिलेंडर। यानी कि आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को आप चुनाव के नजरिए से हमें कैसा फायदा मिल सकता है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें
तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है, जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है और उसके जरिए उन्हें ये कहा जा रहा है, इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट रिसीव और कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करें, अप्रैल अक्टूबर 22-23 जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल की तुलना उसी पीरियड के अंदर अगर इस साल करते हैं तो जीएसटी ड्रॉप हुआ है 7%, इनकम टैक्स का ड्रॉप हुआ है 2%, कॉर्पोरेशन का ड्रॉप हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स का 5%, टोटल ड्रॉप अगर एवरेज निकालते हैं तो 5% का ये गवर्नमेंट रिसीप्ट्स का हुआ है। उसके तुलना के अंदर अगर एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे सेम पीरियड के अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस बाय 1%, कैपिटल आउटले लेस बाय 4%। तो हमारा आपसे ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आज डिफेंस के बारे में 11,827 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड रखा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी चाइना की पॉलिसी क्या है? 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं, डेंगसोंग हमारे हाथ में है क्या? इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके ऊपर खामोश क्यों है? चाइना पॉलिसी के बारे में हमारा क्या है अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बता दीजिएगा, वरना अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक बताना चाहता हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अंदर रखा है 11,072 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेस्ट एशिया की पॉलिसी इस देश की क्या है, ये देश को बताइए। आज हम हिंदुस्तान की सरकार से यह अपील करते हैं कि इस्राइल की हम कड़ी निंदा करते हैं कि फलस्तीनियों के अंदर जो आज 20,000 बच्चों को, सब महिलाओं को जो मारा गया है, 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन जल्द से जल्द एक कंडेम करे इसका और इजराइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज फायर लाया जाए इस मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं आपसे ये, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी औरंगाबाद से आते हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा करार साहब कि औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नारायणपुर एक गांव है सर, वहां पे 3,335 ऐसे सिर्फ मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे स्कूल्स है कि जहां पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है। तो ये पैसा जा कहां रहा है, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। Thank you very much, Sri P. Ravindranath. It is already decided. The Honorable Finance Minister will reply to the debate by sharp 3. So all other members are requested to conclude the speech by 5 minutes maximum. Please cooperate with the chair. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to speak on the discussion on the demand for grants. Sir, first, let me first of all take the opportunity to thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and our Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for sanctioning on advance release of 450 crore from the central share of the state disaster relief fund for managing the relief activity in the aftermath of cyclone Michang, and for approving 561 crore for the urban flood mitigation project of Chennai Basin. Let me thank our Home Minister, Sri Amit Shah ji, and Defense Minister, Sri Rajnath Singh ji, for allowing the defense forces and the NDRF for continuously rendering humanitarian aid and rescue assistance to the affected people. Sir, the major flood in Chennai due to the rainfall triggered by Cyclone Michang from December 2nd is the third such occurring in the last 8 years. The project funded through the assistance from the Disaster Mitigation Fund will establish a climate resilient urban flood protection infrastructure in Chennai. I wish to request Honorable Finance Minister that the allocation to Chennai may be further enhanced considering the capacity
risk and exposure of Chennai city. Sir, I would like to draw the attention on the serious disruption faced by the textile industry in Tamil Nadu due to the escalation of prices of cotton and yarn. A large number of spinning, weaving, and garment units hence face the danger of closure. I wish to request the government to initiate the following steps to rein in the price rise. As an immediate measure, stock declaration of cotton and yarn may be made mandatory for all spinning mills so that the ginner and cotton trader can obtain actual data on cotton and yarn availability. The removal of import duty on extra long staple cotton, if done, can ensure the availability of raw material at affordable prices to the industry to a great extent. And the cash credit limit of the spinning mills to purchase cotton may be extended up to 8 months in a year instead of current 3 months due to extended availability of cotton market. Similarly, with regard to the margin money sought by banks, which are currently at 25% of purchase value, I request the same may be reduced to 10%, sir. Sir, another concern is that regard to the severe crisis faced by the government sector in Tamil Nadu, Tirupur, which is one India's largest knitwear exporting cluster, is 95% constituted by the MSMEs. Due to the economic slowdown in the West, these units are facing huge financial crisis. Lacks of jobs, including the significant share of rural women, which form a major share of the workforce, is facing a danger of being unemployed. I wish to request the government to announce special emergency credit line guarantee scheme for the MSME sector, especially in the government sector, so that they survive this crisis, sir. Sir, India has been the world fastest growing major economy in the last 2 years. It is also forecast to retain the top spot in 2024 as the urbanization and industrialization process reaches the rapid takeoff phase. Sir, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, has always championed the role of youth in India's development. In line with his vision, Viksit Bharat at 2047, initiative that has been launched, providing a platform for the youth of our country to contribute towards making India a developed nation by 2047 in the 100 year of its independence. Sir. Yes. Our government has launched various schemes and initiatives to support the youth and provide them with the necessary resources to succeed. It is now up to the youth to take advantage of this opportunity and contribute positively to the development of our nation, sir. Thank you. Sir, I will finish in 2 minutes. Sir, on the agricultural front, there is an estimated 45.8% of labor released from this sector in 22-23 as per the periodic labor force surveys report, which means going forward, non-agricultural growth will have to be high enough to absorb this labor, and our economic policies should be aligned to facilitate this Now, absorption please. along with the labor substituting impact of new technology. I wish to conclude by mentioning that focus should not only be on improving the economic indicators, but there is an increasing challenge of pollution and climate change. Sir, the severe air pollution in Delhi and Please. other major urban areas is going to considerably reduce the life expectancy of our citizens, which impacts the socio-economic indicators of our country in the long run. Similarly, urbanization, industrialization, and rapidly increasing incomes, especially in the middle class, will drive an enormous increase in demand for energy service. Now, there please will be conclude. more demand for power, for air conditioning, Sri Sushil lighting, Kumar and Nanku. appliances as well. Sir, 1 minute, I finish it, sir. No, Sir, please. as well as more liquid fuels or electricity. Sir, Indians' urban population contributes 63% to the GDP, which is expected to rise to 75% by 2030, sir. Sir, I wish to request that there should be dedicated budgeting to address the Thank you. vulnerability to Sushil climate Kumar. change impacts such as extreme weather events, rising sea level, and challenging rainfall pattern. Recent floods in Chennai is an example, and there should be much higher spending on preventing such Sushil climate Kumar Rinku. impact in comparison to managing a disaster after it impacts.
Thank you very much. Thank you, Shri Sushil Kumar Rinku ji. Mike, you press the button, please. White button, yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲੋਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਕੋਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਿਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਰੀਬ 5,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 660 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਏਗੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ MDF ਦਾ ਕਰੀਬ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ धन्यवाद श्री राजमोहन उन्नीतन Sir, respected Speaker, sir, I strongly oppose the supplementary demand for grant. Political philosopher Niccolo Machiavelli warned that a prince who is without any wisdom himself cannot be well advised. Our Prime Minister is an unwise prince who can never be well advised. One of the major functions of Parliament is to advise the executive branch. But as the prince is unwise, the advice goes fruitless. We have heard "Achhe din aane wala hai" since the 2014 election season, and with the railway fare, freight rate, petrol and diesel, sugar, and LPG rates hike, is the government doing what it had promised? Interestingly, the All India Anti-Corruption and Citizen Welfare Core Committee had filed a bill in the Bombay High Court alleging a criminal breach of trust by the Modi government over the increase in railway tickets and other commodities prices. Although the plea was rejected by the court, the Modi government is being blamed for fulfilling its promises and breaking people's trust. Sir, the dream of the third largest economy in the world with 5 trillion GDP by 2030 is a great one. But let us examine and compare the GDP of countries with the first and second GDP. USA hold the first largest GDP of $25 million now. The US population is only 34 crores. See how big is the per capita income and hence the standard of living in the US. The second highest GDP is that of China with 18 trillion $. Of course, the second largest population in the world, 142.57 crores, makes per capita income and standard of living very low compared with the US. What is the percent GDP level of India? It is only 3.7 trillion, whereas India holds the largest population in the world,
142.86 crore. What would be the per capita income compared with the US and China? Sir, foreign direct investment in retail trade has almost spoiled the micro, small and medium enterprises 5 trillion GDP if shared among the corporates. What is the inclusive growth strategy? Sir, the National Health Policy 2017 mandates that the health expenditure should be raised to 8% of the GSDP of the states by 2022 and 2.5% of the GDP by the center by 2022. But in the 2023-24 budget, the center has allocated only 1.97 of the total expenditure, which is less than 1% of the GDP. Remember, the floating dead bodies on the river during COVID-19. So please, more funds as supplementary grants. When countries like China spend 5 to 6% of the GDP on education, India allocate just 2.50 of the total expenditure on education, not of GDP. The dropout rate is on the increase, which is alarmingly high among the SC/ST students. It would be remembered that the educated and skilled youth are a dividend of the country, not the unemployment illiterates. India continues to grapple with the persistent unemployment concerns marked by fluctuations evident across various regions and sectors. According to a recent Bloomberg report citing data from the Center of Monitoring Indian Economy for July, the national unemployment rate stands 7.95% as of July 2023. Sir, agriculture, which is India's largest private sector, is burdened with an archaic business model suffering from government controls. The farmer must be able to leverage land, labor, and capital like any other entrepreneur to be viable, but lacks access to affordable credit, a reliable supply chain of inputs, Yes. and access to market. Just one. In 2020, over 10,677 farmers, that is 29 in a day or over every hour, committed suicide, and estimate price culminate figure for 1 decade at over 4 lakhs. Sir, agriculture input prices have to be raised in the maximum. Now farmers are given fees of 6,000, which they will utilize not on agriculture but on other essentials. Now, 10 please. crore poor families are given cooking gas connection with cylinders, but a cylinder at the rate of 910 cannot be afforded by them, sir, because of the changes in the norms by the 15th Finance Commission. Kerala share from the divisible pool declined from 2.5, sir, in the 14th Finance Commission to 1.93. Yes. In the 15th Finance Commission, only one word, Commission, and hence the state under severe fiscal stress. The 60 years population is comparatively high in Kerala. A minimum grant of 10,000 crores is necessary to address the geriatric care, sir. Thank you. Policies without, only one line, policies without principle is one of the 7 deadly signs according to Mahatma Gandhi. Sir, I am sorry to say that the Modi Sarkar is the epitome of politics without principle. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Badruddin Ajmal ji. आपने मुझे इस सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। हम इसके सपोर्ट में हैं क्योंकि ये इलेक्शन बजट है, तो हमको भी इलेक्शन में जाना है, तो इसलिए सबको अपने अपने हिसाब से बोलना ही पड़ेगा। सर, मेरा पहला डिमांड है, आई डिमांड एलोकेशन ऑफ फंड टू कंट्रोल फ्लड एंड इरोशन in Assam, especially in Fakirganj, South Salmara, Mankachar, Tolashar, Gwalpada, Dhubri and Bilasipara, etc. And number 2, fund for construction of 4-lane national highway in Borpeta, starting from Amingaon, Guwahati to North Salmara via Jonia, Borpeta in Assam state. Fund to allotment. Number 3, fund for establishment of central universities and medical colleges in Dhubri, South Salmara,
मरकचर, बिलासीपाड़ा, ग्वालपाड़ा, बोरपेटा, नौगांव, करीमगंज and Hojai. Fund for setting up hospitals in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipada, Gwalpada, Borpeta, Nagaon, Hojai and Karimganj. Number 5, fund for construction of newly railway line from Bangaigaon, Abhaipuri to Amingaon, Guwahati via Jonia and Borpeta town. Number 6, fund for construction of RCC bridges over Brahmaputra River at Borpeta district, either Bamungaon, Dongra to Kolbabata or Bahari to Kusumai in Borpeta. Fund for construction of RCC bridge over Beki River at Majidesar. बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इसको जरूर हो जाना चाहिए. मस्जिद भाटिया और चिकनी. नंबर 8, construction of RCC bridge over Jejali River at Bangamara in Silmultala, Alupati to Noga Nagarbada and Sai Salmara to Dholunga. Number 9, fund for construction of RCC bridges starting from Bangamara Char to Simintala Bazaar. Sir, number 10, my demand, fund for construction of RCC bridge starting from Chaimara to Dalgoma. Fund for construction of RCC bridges starting from Madarchar to Nagarbera. Fund for construction of RCC bridge starting from Uttarchar, Mahakwa to Dekhakawa. Number 11, number 13, construction of RCC bridge starting from North Bank, Hypergaon to South Bank, Kholsabanda over River Brahmaputra. Number 14, fund for setting up jute industry in Dhubri, Gwalpada, Mankachar, South Palmara. Number 15, fund for setting up heavy industries in Assam, especially Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipada, Gwalpada, Borpeta, Hojai, Nagaon, etc. Sir, thank you very much for giving me the opportunity. We are in support of this bill. Thank you very much. Next speaker, Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I rise to oppose the way the supplementary demands for grants has been laid on the table. It is a reflection of the lack of government's mission and poverty of vision. Sir, in the supplementary demands for grants, it contains 79 demands and 4 appropriations, gross additional expenditure rupees 129,348.85 crore, net cash outgo 58,378.21 crore, savings received recoveries 70968 crore. Sir, the issue is that सुबह से शाम तक सदन में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, ये नया नारा अभी शुरू हो गए हैं. पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए. तो ये नारे की सरकार आम लोगों के लिए, इन लोगों की चिंता करने की नहीं है कोई दरकार. सर, बात यह है कि ये गारंटी किस पे, हर चीज अगर जब गारंटी दिया जाते हैं तो गारंटी की एक वारंटी पीरियड भी होते हैं. तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कह गए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा, वो गारंटी खो गए. कभी ये कह गए थे कि बाहर से काले धन लाकर हर लोगों की जेब में 15 लाख रुपया डाला जाएगा, वो गारंटी चले गए. ये कह गए थे कि नोटबंदी के चलते सारे ब्लैक मनी बैंक में वापस आ जाएगी, 99.68% सफेद मनी आ गए. तो ये गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार कहते हैं कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और महान कंट्री बनाने के लिए 1000 साल लग जाएगी. तो हम क्या गारंटी के लिए क्या 1000 साल हम इंतजार करें? ये अभी हमारे साथ में कुछ आए, इसके लिए मैं आप लोगों के बारे में कुछ कहे. सर, बात इसलिए कह रहा हूं,
कल हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी कह रहे थे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो गए मार्केट की कैपिटलाइजेशन, ठीक है। द यूफोरिया, आई वुड लाइक टू कोट Raghuram Rajan ji, I quote, the euphoria on Dalal Street with India joining the elite group of countries with 4 trillion market capitalization and Sensex hitting all-time record high level is not a good indicator of broader economic success, argues former RBI governor. In the just released book, Breaking the Mold, Rajan and economist Lohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic, and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large firms in the country, while small and informal firms are doing relatively poorly, but only the former are quoted on the stock market, which offers a misleading picture of the broader economy. Sir, आप तो नहीं मानोगे रघुराम राजन का कहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम सारे सदन गूंजते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मोदी जी के साथ हमारे कोई देश नहीं है, मोदी जी के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहते हैं कि सुबह शाम जब धर्म मानने वाला लोग होते हैं तो कभी गीता पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो कभी कुरान की पाठ करते हैं। तो सदन के आने के पहले अब मोदी स्तुतिकरण, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया करो, क्योंकि हर व्यक्ति जो चर्चा में शामिल होते हैं कम से कम 10% समय मोदी जी की गुणगान करने के लिए ये अपने तरफ से नहीं, ये नहीं सर, मैं सलाह देते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उस समय दूसरे काम में लग सकते हैं। सर मैं सर I would like to draw your attention on a very pertinent issue. One of the main aims of awarding contracts to the MSME sector through the MSME portal is to ostensibly to promote small enterprises for bringing about transparency in tendering process and to meet the ends of Atmanirbhar Bharat. As per the system currently being followed, small enterprises which bid for and secure contracts through the GEM portal have to pay a fee of 0.5% of the contracted amount. Thus, a person or an enterprise who secures a contract of say rupees 10 crore will have to immediately pay up a fee of rupees 10 lakhs. This amount of fee, you must appreciate, is substantial for a small enterprise and would only eat up the capital of the small entrepreneur or the firm. The simple point that is being made is that the fee of taking up the contracted item of work through the GEM portal should not be such that it would be a burden for the small enterprises, ends up eating into the likely profit margin and does not contribute to making the country Atmanirbhar. For enabling in serving the purpose of or goal of promoting small enterprises, I would suggest that the government do away with the current system of upfront payment of 0.5% of the contracted amount immediately by the enterprise concerned. Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amount on the portal could be introduced by way of having a graded or slab-wise system of fees prescribed starting from a contract amount of rupees 50 crore. A slab-wise system of the fee prescribed for contracted amounts of rupees 50 crore and above will go a long way in helping the small enterprises and entrepreneurs by saving on their capital and improving their profit margin. मैडम मैं इसलिए कह रहा हूं कि 200 करोड़ से ज्यादा अगर कोई एंटरप्रेन्योर होते हो जीएम पोर्टल में उनको शामिल होने की जरूरत नहीं, मतलब सबसे ज्यादा असर एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। आप एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय व्हील चेयर में बैठा देते हो, तो इसलिए मैं आपको संज्ञान में ये मुद्दा रख रहे हैं। मैडम ये कहे जाते हैं कि हमारी देश तरक्की कर रहे हैं रोजाना, हमारे रोजाना ट्रिलियन डॉलर की बात सुनते सुनते
मुंगेरी लाल की सुनहरी सपने की याद आते हैं। तो मैं आपको ध्यान में रखना चाहते हैं, टू बेटर अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ फूड इन्फ्लेशन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल releases a monthly rice and roti report that tracks price changes of the various commodities used to prepare a vegetarian and a non-vegetarian thali. Madam, the cost of a vegetarian thali rose by 24% to rupees 33.8, and that of non-vegetarian thali by 13% to rupees 67.3 in August as compared to the same period in the last year. The inflationary pressure from rising food prices and uptick in the price of fuel and depreciating rupee has resulted in the people relying on their savings to meet their consumption needs. The net household savings of Indians dropped to a 5-decade low. मैडम, मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हमारी देश की आम लोगों को खर्चा करने की पैरामीटर क्या है, उनकी आज का ताजा हालत क्या है। A survey that would enable us to adequately gauge how much money people spend on their consumption needs. The Consumer Expenditure Survey has been carried out by your government, but its findings have been withheld. The results for 22-23 and 23-24 CES are likely to come only after the 2024 elections. The findings of a similar exercise done by the government in 2017 and 2018 were also withheld, but the leaked data had shown a rise in poverty levels and a 45-year high in unemployment. I do not know whether Madam will be subscribing to my view or not, but the issue is, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूं मैडम, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलते हैं और काफी रफ्तार चलते हैं आप लोगों की कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल की मुफ्त रेशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? अब बताइए, क्या जरूरत होते हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं तो ये इतने सारे रेबड़ी की बात जो कह रहे थे, और रेबड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि वो खुद रेबड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं। तो मैडम, ये 2-4 बात आपको कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 111 आउट ऑफ 125 countries. What does it indicate? The per capita income vis-a-vis GDP now is 138 in the world. 2023 trade deficit hit a record high of USD 31.46 billion. That means our economy is beleaguered by high inflation, unstable rupee, and current account deficit. Normal GDP हमारा 5th, PPP में 3rd, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा देश की पर कैपिटा इनकम आप देखिए, नॉमिनल में 2612, जब PPP होते हैं 9183 होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों को गुमराह करना कोई सरकार की काम नहीं हो सकता, तो इसलिए सरकार इससे बाज रहे। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों की घर की हालत क्या है, लोगों की पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ते हैं, इसके लिए आपको सही कोई दिशा दिखाने में आप विफल रही है। आप कहते हैं कि हमारा इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए और 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन आप गौर करें मैडम, इंडिया जीडीपी डाटा हैज ह्यूज एरर्स since 2016-17 when demonetization was announced. The unorganized sector has been on the decline, but the official data does not capture it. The organized sector is taken to be a proxy of the non-agriculture unorganized sector.
आपने क्या किया? क्रोनी कैपिटलिज्म को मदद किया, और क्रोनी कैपिटलिज्म की मदद के चलते हमारा देश से अभी पलायन होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहते हैं मैडम, सही ढंग से अगर जवाब आप दोगे तो, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए फ्लाइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारा देश में शुरू हो चुके हैं। द रिजल्टिंग डैमेज टू द बिजनेस एनवायरनमेंट has led to tens of thousands of high net worth Indians leaving India since 2014 and lakhs have given up Indian citizenship recently. सही है नहीं, आप बताइए। आपसे मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है या नहीं, और हमारा देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग का कहना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अभी 4.96% हो गए। Recently released multi-dimensional in poverty index by UNDP put the figure at 16.4%. ये क्या दर्शाता है? हम जो भी बात करें, there is a seamy side behind all the hue and cry, behind all the high octane propaganda by this government. अपने ये supplementary demand for grants लाए, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को, और इसमें सब्सिडी अब न्यूटन बेस्ड सब्सिडी देने को कह रहे हैं। आपको इतना दिन तक याद नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट डीएफजी प्रोबेबली अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द एक्सचेकर। मैं ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, ये सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोकेमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आप सालाना फर्टिलाइजर में सब्सिडी लगभग 1,75,000 करोड़ दे रहे हैं। उसमें हमारा ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर की हिस्सा क्या है? हमारे जमीन खराब होते जा रहे हैं। हमारे जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट ये खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर की जरूरत है। लेकिन बाजार में ये जो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा नकली, फर्जी मिलते हैं, लेबोरेटरी नहीं है। आप बताइए, आपकी सब्सिडी में ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर के लिए कितना हिस्सा रखे गए हैं? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन की इस्तेमाल करो, आप ग्रीन अमोनिया की इस्तेमाल करो। इसमें आपको फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपको एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट डिजास्टर के ऊपर इसका असर होगी, और आपके लिए ये बढ़िया काम बनने की संभावना लाएगी। सर, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर, हो गया सर, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सर कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म की असर क्या होते हैं, मैं दिखाना चाहते हैं सर। ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या करते हैं? क्रोनिज्म वीकन्स इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीड्स टू द परसिस्टेंस ऑफ ब्लैक इनकम जनरेशन। A decline in the black economy would have led to India's tax GDP ratio to rise. It has remained at about 16 to 17% in the last 10 years. Direct taxes as percentage of GDP has hovered at about 5.5 to 6%. If the black money had been checked, it should have been conservatively risen to 12%. Increased GST collection post-pandemic are being shown as an example of better compliance. But this is expected to high inflation, increase in imports, and growth of the organized sector at the expense of unorganized sector. A large number of fake companies to claim input credits are being detected every month, and official evasion is running into tens of thousands of crores. So sir, मैं ये कहना चाहते हैं, जो बात बाहर कहे जाते हैं, अंदर से उनका काफी फर्क निकलते आते हैं। तो इसलिए मैं और एक सलाह देना चाहते हैं कि आप अगर मुफ्त में रेशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा सेंसस आप अपनाते हो? आप पुराने सेंसस अपनाते हो, 2013 की सेंसस अपनाते हो, लेकिन आज 2023 साल हो चुके हैं। तो मतलब पिछले 10 सालों से जो गरीब लोग मुफ्त रेशन से वंचित रह गए, लेकिन आप कुछ नहीं कदम उठाते हो। तो इसलिए मैं मैडम निर्मला सीतारामन जी को उनके दरखास्त करते कि मैडम, आप बहुत कुछ सोचते जरूर है, मैं आपको बड़ा इज्जत करते हैं, लेकिन शिकायत भी एक है आपके खिलाफ। ये शिकायत है, अपनी बेटी की शादी में हमको किसी को न्योता नहीं दिए, एक लड्डू तक नहीं खिलाए। तो एक दिन लड्डू खिलाए हमें,
हम अपने बेटी आपका बेटी की बड़ा मंगल कामना करते हैं। सर इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जो बात उठे हैं मैडम इस पे थोड़ा एनलाइटन करे और सही दिशा से देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए मैडम की सोच यहाँ रख के। नमस्कार। माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत हो गया, आज बहुत लंबी डिबेट होगी। थैंक यू स्पीकर सर। ये फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री से इस साल का sir, in this first batch of supplementary, I want to emphasize on the fact that normally there are 3 supplementaries which come, but पिछले 2-3 साल से हमारी सरकार के आंकड़ा बजट एस्टिमेट के समय से लेकर के आरई स्टेज तक, रिवाइज्ड एस्टिमेट स्टेज तक हम ठीक ठाक आंकड़ा सही करके पार्लियामेंट के टेबल पर रखते हैं, इसीलिए सप्लीमेंट्री इतनी सारे ले आने का आवश्यकता नहीं पड़ता। मैं इसको आपके सामने इसीलिए शुरुआत में ही रख रही हूं। जब सरकार उनके आंकड़ा, असेसमेंट, बजट के विषय में ज्यादातर ध्यान देकर के जब प्रिपेयर करते हैं, सप्लीमेंट्री में इतने सारे बार आने का आवश्यकता नहीं पड़ता। हमारे पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड में हम 2 ही बार आए हैं और इस बार पहली बार अभी आ रहे हैं। उम्मीद रखती हूं कि दूसरी बार आवश्यकता है तो आऊंगी, मगर तीसरी बार का जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कितने ध्यान से बारीकी विषयों के ऊपर ध्यान रख के हम बजट का प्रिपेयर करते हैं, ये इस हाउस के सामने मैं रखना चाहता हूं। जी हाँ जी सर, इस बजट फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में 79 डिमांड्स रख रहे हैं और 4 अप्रोप्रिएशन का विषय। अप्रोप्रिएशन के विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के स्टाफ, हाउसहोल्ड एंड अलावेंसेस ऑफ द राष्ट्रपति जी एंड ऑल्सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चारों विषयों को अप्रोप्रिएशन में ले आ रहे हैं, जो एकदम आवश्यक है। इसीलिए हम इस विषय को इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में जोड़ रहे हैं। The gross additional expenditure is about 1.29 lakh crores, and of this, the net cash outgo is estimated to be 58,378 crores. So from the net cash outgo, sir, 53,858 crores shall go under the revenue section and 4,520 crores under the capital section. So, ये 1.29 lakh crores जो हमारी मांग है, फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम जो ले आ रहे हैं, इस going out in 4 different heads. पहला 58,378 crores additional cash outgo है, 70,968.15 crore is technical supplementary, and this is matched by the surrender of savings in different sections with the demand or enhanced receipts, recoveries, and so on, and about 2.49 crores token supplementary to enable reappropriation of funds towards items of greater priority. ये टेक्निकल डिटेल हाउस के सामने मैं रख रही हूं और इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं श्री पिनाकी मिश्रा जी का, क्योंकि वो इतना सरकार के बजट प्रक्रिया के ऊपर he had some kind words to say, particularly on the fiscal management. मैं सभी सांसद गण को ये विषय सामने रखना चाहती हूं
कि फिस्कल मैटर्स में गाइडेंस ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी is based out of his experience of managing budgets in his then state Gujarat and now for the country. So fiscal prudence has been kept top of the priority and at the same time not denying any welfare funds. So the गरीब को देखभाल करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को, और जहां फुसूल में खर्च होता है और वैसे पैसा बैठकर रहता है, ग्राउंड में नहीं चलती है, वो सबको ठीक ठाक संभालने के कारण आज हमारे इकोनॉमी इतना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में सही रास्ते पर चल रही है। इसी के कारण हम सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में ग्रो करने वाले एक इकोनॉमी है। 7.6% का Q2 का हमारी ग्रोथ सबसे दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। सर, ब्रीफ समरी के नाते मैं बोलना चाहती हूँ, इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो पैसा हम लेते हैं वो किस कारण ले रहे हैं, आपके अनुमति से क्यों ले रहे हैं, किस हेड पर जाना आवश्यक होगा इस पैसा का। सर, हमारे आदिर रंजन जी बात बोले न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के ऊपर, उसके ऊपर इस सरकार पूरे ध्यान दे रहे हैं आदिर जी, इसीलिए इस बजट में 16,300 करोड़ का हम अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी के लिए पैसा ले रहे हैं। This is being funded through cash supplementary and savings from the demand. Sir, capital infusion में पिछले 4 साल से हर बजट के डिस्कशन में BSNL के ऊपर सभी माननीय सांसदगण का ध्यान जाती है कि हमारे BSNL को क्या हो रही है, आप उसके लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रहे हैं, और विपक्ष के आरोप तक है कि BSNL को आप सेल करने के लिए इरादा रख रही हो। मैं हर बजट में BSNL के लिए प्रावधान करते आ रही हूं और अभी भी 850 करोड़ रुपया BSNL के लिए कैपिटल इन्फ्यूशन कर रहे हैं। BSNL को ध्यान रखने वाले मोदी जी की सरकार है, और पिछले सरकार BSNL के लिए क्या नहीं करना था और क्या नहीं किया उसके बारे में हर बजट स्पीच में हमने जिक्र भी किया कि BSNL के बुरी हालात का प्राइमरी कारण 10 साल था यूपीए के सरकार में, जहां उसको दरकिनारे करके BSNL का प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। मगर हम हर बजट में कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, और इस सप्लीमेंट्री डिमांड में भी 11,850 करोड़ रुपया कैपिटल इन्फ्यूशन BSNL ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भी अलग से पैसा 1000, इससे ही 1434 करोड़ जारी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 1434 करोड़, और जो वायदा गरीब लोगों के लिए हमने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक ये मुफ्त अनाज रेशन में दे रहे हैं, उसके लिए 5,500 करोड़ रुपया इसके द्वारा, ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर ये उज्ज्वला योजना का नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्रीज करने के लिए जो प्रॉमिस था, जो वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए 8,500 करोड़ दे रहे हैं, जिससे LPG कनेक्शन गरीब के हाउस होल्ड तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब ऐसे गरीब ना होना चाहिए जिनके लिए वो LPG उज्ज्वला मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होगा। सभी लोगों को जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी होने का उनका है क्षमता, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। फिर सर, बार बार मनरेगा के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि हम इतना पैसा नहीं देते मनरेगा के लिए। आदिर जी बार बार भी उठाया इस मामले को, मैं उन्हीं के स्कीम है और बोलते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं देते हैं।
मैं क्रेडिट देना चाहती हूं उनको, मगर वो भूलते हैं उनके स्कीम के प्राइमरी फोकस डिमांड बेस्ड स्कीम है। वो डिमांड जब उठेगा तब उनके लिए हम पैसा देंगे। 60,000 करोड़ बजट एस्टिमेट के समय हमने दिया और अभी डिमांड आने के कारण 20,000 अभी भी दे रहे हैं, 20,000 करोड़। सो कुल मिलाकर के इस साल दिसंबर तक उनके लिए अगर अनुमति इस लोकसभा से मिलती है 20,000 करोड़ का, कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ मनरेगा के लिए इस हाउस से बजट में प्रावधान मिल रही है। और कोविड के समय में भी माननीय सांसदगण को याद होगा कि उस समय जब जरूरत पड़ा 1 लाख के ऊपर ही मनरेगा के लिए पैसा हमने बजट के द्वारा दिया है। जब डिमांड उठते हैं तब हम तुरंत उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। सर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेंट्रल असिस्टेंस और रिसोर्स गैप मीट करने के लिए JNK सरकार से मांग आया, इसीलिए उनको 3,170 रुपया इस बजट के द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 ऐसे ग्रामीण स्तर से हाथों को उपयोग करके जो अच्छा चीज बनाते हैं, लोहार हो, सोनार हो, उन सब के लिए 18 ऐसे ट्रेड्स के लिए प्रधानमंत्री जी लाल किले से 15 अगस्त 2023 में घोषणा जो किया PM विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च, उसके लिए 989.52 करोड़ इस साल प्रावधान कर रहे हैं। इसके साथ सर एक्सेस ग्रांट का भी एक बिल आपके सामने है। वो 2020-2021 में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसके लिए ऑडिट वगैरह होने के बाद हम अभी आपके सामने आ रहे हैं, उसका भी 1,18,651 करोड़ का एक्सपेंडिचर इन 2 ग्रांट्स एंड 1 अप्रोप्रिएशन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सेस एक्सपेंडिचर जो हुआ उसके विवरण में मैं नहीं जा रही हूं, इससे टाइम और लग जाएगा, इसीलिए मेंबर्स का प्रश्न के ऊपर जवाब उसके समय पर मैं देना चाहती हूं। एक्सेस एक्सपेंडिचर का विवरण जो पेपर्स शेयर हुआ है मेंबर्स के साथ, उसमें विवरण है। सर, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात की और उसमें बहुत वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर सौगता राय बात की है, मगर वो अभी हाउस में नहीं है, इसीलिए उनका जवाब आपके पहले के ऑर्डर के याद है मुझे, इसीलिए आई एम नॉट आंसरिंग हिम, although he had raised a lot of questions which are only half truth and he doesn't come out with details. So मैं मेरे सामने सांसद सुप्रिया सूले जी हैं, उनका विषय को उठाना चाहती हूँ। We certainly have prioritized on balancing the interests of farmers and the interests of consumers. Most often when we do this, we have a situation where when prices go up, you need to have supply side constraints removed, bring all the goods to the market, even if it means that you have to purchase it ad hoc from some large growing areas to the market for the consumer's sake. At this time, we are equally conscious if the price at which we procure from the farmers is adequate or meeting his requirement or not. So it is always a question of balancing between the interests of the farmer and the consumer, but more often inclined towards the farmer because we should not
obtain or procure his goods at lower than the MSP, and that concentration has always been there in our minds. But for goods which don't, or farm products which don't have an MSP declared, it's constantly searching for the right fair price, which is determined by the market forces rather than we as government determining it. So as a result, I want to say, particularly in food grain prices, you find that the inflation had come down to 4.87 as of October 2023. More than five-fold rise in the Union Agriculture budget of 1.25 lakh crores from 21,900 crores where it was in 2013-14. Honorable member also raised the issue of the uncertainties in the export and banning of exports. Sometimes you allow exports, sometimes you don't. So as a result of this fluctuating policies, you have a situation where farmers, particularly those who are growing onions, do have an issue saying if they are able to fetch a better price by exporting, but by banning that export, we are denying them that opportunity to get a better price. I understand the concern, but if there are crop shortages and if there are difficulties of getting something as essential as onion to the market, we will have to ensure that the Indian consumers get that priority, and therefore sometimes we need to come up with these measures. But I quite understand the sentiment with which Member Supriya Sule has spoken. But the increase in MSP, sir, itself helps us to address the issue or the concerns of the farmers. I want to highlight that the increase in MSPs, particularly latest increase for the Rabi marketing season of 24-25. I name the crops and then also say MSP, which existed in 2014-15, compare that with the MSP of 24-25, and therefore what is the increase? Example, I start with wheat. In 2014-15, the MSP for Rabi marketing season was 1,400, that is rupees quintal, per quintal. MSP Rabi marketing season for 24-25, which is the current Rabi season, is 2,275 rupees per quintal. 1,400 then, 2,275 now. 875 rupees increase, which is 63% increase. Now go for barley, 1,100, now it is 1,850, 68% increase. Gram, 3,100, now it's 5,440. Masoor, 2,950, now it's 6,425 per quintal, which is 118% increase. Rapeseed and mustard, 3,050, now it is 5,650 per quintal, 85% increase. Safflower, 3,000, now it's 5,800, 93% increase. So the MSP itself has increased manifold between 2014 and now. So taking care of the farmers, that is. And then we have not just increased the MSP, but we also procure from the farmers, and therefore money goes directly into the hands of the farmers. I would like to highlight the wheat procurement, which will be of interest for the Honorable Minister who is now saying something. Wheat procurement, Honorable Member, who is from Punjab, I would like to place this number before you. MSP payment for wheat, 2006 to 14, Honorable Member, through the Speaker, I would like to inform you, 2.39 lakh crores is all that went to the farmers. Now, 4.52 lakh crores, 2 times more, is going to the farmers who are growing wheat, be they in Punjab, be they in Haryana, be they in Madhya Pradesh. Similarly, pulses, 1.52 lakh metric tons were procured in 2014. Now, 2023, 82.21 lakh metric tons, 54 times increase in the procurement of pulses. MSP for paddy,
3.09 lakh crores went out to the farmers into their accounts directly in 2006 to 2014. Now, between 14 to 22, if you see the difference, it is 10.06 lakh crores, 3.3 times more money goes, MSP goes for the paddy farmers. Sir, Shri Dinesh Chandra Yadav, I'm not sure if he's here. If he's not here, as per the direction given by the Honorable Speaker, I wouldn't raise the issue. I wouldn't respond to the issue. I can't see the Honorable Member. He's not here. So I move over, sir. वित्त मंत्री जी ने एक एक मेंबर का सीरियस तरीके से नोट किया और एक एक मेंबर का जवाब दे रही है। House. It is the responsibility of the government to respond, though, whether he is present or not. So do I follow your order, old order, or is there a new order, sir? Okay. Sir, again, another member, again, I'm not sure if I'm able to spot, Sushil Kumar Rinku. If the member is here, I'll answer. You are here, sir. Thank you very much. Funds are not being released to Punjab and rural development issues since their government has come to power, is what the allegation was. Sir, I would like to answer to the honorable member. Some scheme guidelines which have been given to for the schemes which go to the states. And when the compliance is not there, due to which releases are not being made, Punjab will perhaps have to go back to check up if they are following the guidelines issued for the schemes as issued. Common reasons, sir, not just Punjab, but states which have a problem when centrally sponsored schemes funds are not being released or released with a delay by ministries. High bank balance, that is unspent balance which remains in the account in the single nodal agency of the scheme. If there are balance left, obviously till that is spent, the next installment doesn't come. Non-submission of annual action plans by the states. Without action plan, we are not able to see where that central scheme is getting executed. Outstanding utilization certificates. Utilization certificates don't come on time, and sometimes this is sirf Punjab ke liye nahi, sabhi jo jahan vartit hai wahan. Outstanding utilization certificates. जब वो नहीं आता, वो भी नहीं मिलता. Violation of branding and naming guidelines of CSS. ज्यादातर states में ये problem था, जब उनके साथ बात करने में वो भी उनके सिस्टम को बदलने के बाद उनका पैसा उनको चली जा रही है. फिर non-transfer of previously released central share or state share into the SNA account by the state governments. So the single nodal agency account was created after quite a lot of discussion with the states. जहां एक सेंट्रल स्कीम का पैसा सेंटर का शेयर भी है, स्टेट का शेयर भी है. अगर स्टेट का शेयर सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट में आ जाता है, उसी क्षण सेंट्रल का शेयर भी उसमें पहुंच जाता है. अगर स्टेट उनका पैसा उस सिंगल नोडल अकाउंट में डालते नहीं है, सेंटर इंतजार करके देखता रहता है. सेंटर पैसा नहीं दिया, ये आरोप सही नहीं है. जिस मोमेंट आपने सिंगल नोडल अकाउंट में आपका पैसा डालते हो, सेंट्रल पैसा भी उसमें आ जाएगा. मगर बहुत सारे स्टेट इस विषयों को समझने में थोड़ी देर लगी, मगर अभी ठीक चल रहा है उस गाड़ी. So non-remittance of interest accrued in SNA account to the consolidated fund, interest charge होता है वो SNA अकाउंट का. अगर वो इंटरेस्ट ठीक से नहीं जमा होता है, उसके कारण भी डिले हो सकता है.
उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, 1,104 crores have been provided to Punjab under Rural Infra Development Fund by NABARD since Aam Aadmi Party came to power back in March 2022. उदाहरण है जहां पैसा गया अंडर सेंट्रल स्कीम. सो मेंबर को मैं याद दिलाना चाहती हूं. सर, I don't know if member Syed Imtiaz Jalil is in the house. He had raised some issues. SDG has some allocation for defense. But what is our policy on China when we have lost 20 posts? Unka prashna ye tha, sir. He also said about we condemn Israel for violence. And in Narayanpur, close to Aurangabad, schools don't have roof. So there's directly not much of an issue on the supplementary demand for grants. So there is no specific answer that I need to give. Similarly, there are members who have raised issues which तो are नहीं not. है, लेकिन आप खंडन करो इन बातों का जो आपको लगता है कि गलत हो, तो खंडन करो बातों का. ठीक है सर. ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए ना, अगर आपको लगता है. Asking for budget in the external affairs as well as the defense. So what is our policy? What is our policy that needs to be explained to the people? ये आपकी बात, आपका बात का जवाब दे रही है ना, आपने बोल लिया पहले. नो, माननीय मंत्री जी का रिकॉर्ड में जाएगा. सर, ऑनरेबल आपकी मेंबर. बात का जवाब दे रही है ना वह. हाँ, तो आपका बात का जवाब दे रही है. Okay, please. Sir, honorable member, I would like to inform him, there is no restriction on the member from talking on any issue. But this debate, this particular discussion is on the supplementary demand for grants. You have asked me a question on what is the amount you're taking money for defense. Now, what is our policy on China? I will say why I've taken the money for defense. And as finance minister, I'm expected to explain and answer questions related to the supplementary demand for grants. And that's exactly what I'm doing. But beyond that, this discussion today on the supplementary demand for grants focuses on the demand for grants and not on the policy. You may ask the question when relevant, where relevant, and in the time when the discussion happens in this House. Point of order. Point of order. ये क्या है सर? सर, राजमोहन उन्नीतन. मैं मौका दूंगा आपको इनके प्रेजेंटेशन प्लीज. Sir, Rajmohan Unnithan ji, I don't know if he's here. Since he's not here, I wouldn't raise it. नहीं, एक बात बताइए, ये भी कोई अच्छा तरीका थोड़ी है कि बोलकर चले जाएं. नो, मैंने व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य मंत्री जी के जवाब के टाइम हो उसका ही जवाब दे. मैंने व्यवस्था दे चुकी. तो माननीय मंत्री जी, नो, अध्यक्ष की व्यवस्था है, आप नेता है, प्लीज देना चाहिए ना. चलो, मैं मेंबर्स को भी जनता ने उनको चुनकर भेजा है सदन के लिए. जब बोलते हैं तो सदन में जवाब सुनने के लिए भी बैठना चाहिए. नो, सर एक मिनट सर. राज्य मंत्री थे, इनके राज्य मंत्री थे. नो, ऑफ कोर्स मैं भी सुन रही हूँ सर. इधर जो हो रही है MOS भी इधर है और मेरा रिप्लाई राज्यसभा में था. I couldn't have been here, but I am listening, and that is why I'm answering specifically. And if honorable member finds anything which is not pertinent, I am glad to receive that kind of a chiding from the honorable member saying you're not talking about what I spoke or you're talking something different. If I'm not speaking pertinent, you're welcome to raise that issue. But again, honorable member Gogoi,
tells you, sorry, आप जरा स्पीकर साहब को कह दीजिए. Sir, Honorable Member Gogoi says ये क्या प्रक्रिया है? मैं आपके आदेश के अनुसार जो मेंबर प्रेजेंट है उनके लिए जवाब दे रही हूं. ये मेरा निर्णय नहीं है, मेरा लिखित रूल नहीं है, स्पीकर साहब के डायरेक्शन है. उससे आपको आपत्ति है तो प्लीज स्पीकर साहब से बात करिए. मैं कुछ प्रक्रिया नहीं तय कर रही हूं, मैं नहीं तय कर रही हूं इधर प्रक्रिया. ठीक है, हाँ, प्लीज डू दैट. आपने दरखास्त कर ली, अच्छी है, अच्छी बात. लेकिन इसमें अपना सबका मकसद एक ही था और कोई मेरा मकसद नहीं था कि मेंबर बोले और जवाब के समय रहे. ये मेरा विषय है. नहीं, हाँ, टाइम पता था कि आज जवाब देंगे. ये भी बता देंगे, अब ये भी बता देंगे ताकि मेंबर्स उपस्थित रहे, अच्छा रहे. बात हो गई जी. अगर मेंबर उपस्थित रहे तो ठीक रहता है, और क्या है. नहीं, मेंबर उपस्थित आप नहीं होता नहीं था. एक बात आप इस मत से, एक बात बताओ, इस मत से सहमत है या नहीं कि समय तय कर देंगे? ये तो बात आपकी मान ली है. लेकिन जो मेंबर्स विषय को उठाता है, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे, उपस्थित रहना चाहिए, रहना चाहिए. टाइम बता देंगे, उपस्थित तो रहना चाहिए उसको. नहीं, टाइम बता देंगे, उपस्थित तो रहना चाहिए. मैं गोगोई जी से बात कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि उपस्थित रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बस. माननीय मंत्री जी, ठीक है, ओके, या आपका सुझाव से सहमत है? Sir, Member Khatir Anand had spoken about how unfair treatment is being offered to states on account of perceived inequity in taxes collected vis-a-vis quantum actually devolved to the states, and therefore the allegation is the center is not giving as much as what is being collected from the states. Sir, broadly, all honorable members do appreciate and understand that this is not something which the central government decides. It is a formulation which is given by the Finance Commission, and based on the Finance Commission's recommendation, timely, appropriate amounts are sent to the states directly. इसीलिए उसमें कोई केंद्र सरकार के ओर से कुछ करेक्शन करना, कम ज्यादा करना, इसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है. अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगले फिनांस कमीशन का अनाउंसमेंट मतलब कैबिनेट डिसीजन हो गया है. उसका जिनको नियमित रूप से अपॉइंट करेंगे चेयरमैन वगैरह, उसके साथ नोटिफिकेशन आएगा. फिनांस कमीशन पूरे देश भर के हर स्टेट से मिल करके उनसे उनके ओपिनियन लेंगे. उसमें जो भी स्टेट्स कहना चाहता है उस फिनांस कमीशन को कहना चाहिए. मैं इसीलिए क्योंकि from the member this announcement or this question came, I want to, through you sir, submit. Tamil Nadu received about 1.29 lakh crores under devolution of under the share of central taxes. This is the 14th Finance Commission award. However, in the 15th Finance Commission, and 14th Finance Commission is the one which raised the state share to 42%. Earlier it was 32. Now, 15th Finance Commission period, where the 42 became 41 because of Jammu Kashmir becoming a union territory, Tamil Nadu is estimated to receive for the Finance Commission period, the 15th Finance Commission period, as opposed to what they received during the 14th Finance Commission, 1.2629 lakh crores, they will be receiving 2.36 lakh crores, in addition to the revenue deficit grant of 6,229 crores. So, Member Khatir Anand ji, I didn't even ask whether he's here.
but oh, okay. Since he's here, the answer is before him. Sir, Gaurav Gogoi ji, he's here. Okay. All right. Took lot of him. Excuse me. Back to the state, it was not proportionate. That was my question It to you. can't be proportionate. It will be under a formula given by the Finance Commission. Proportionality is decided by the Finance Commission and not by me. Sir, there is no argument on this. I obey the Finance Commission just as I obey you here. So, the particular question asked by the member about the cesses and surcharges, I will give the details so that this, मैं हर सांसद को ये कहना चाहती हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन के बाद जो फिनांस कमीशन तय करता है उसके हिसाब से हर स्टेट को जितना पैसा जाना है उतना हम बेच देते हैं। आरोप ये है कि सेस और सरचार्ज कलेक्शन ज्यादा हो रही है आजकल, जिसका डेवल्यूशन फिनांस कमीशन के द्वारा नहीं होता, और क्योंकि अब सेस और सरचार्ज ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट्स को, इधर आरोप लगाने वाले तमिलनाडु से हैं, सो उनका ये कहना है कि तमिलनाडु को सेस और सरचार्ज से डेवल्यूशन नहीं मिलने के कारण उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। मगर सेस और सरचार्ज का विषय भी, जो कलेक्शन हम कर रहे हैं, मैं डेटा के साथ प्रूव करना चाह रही हूं कि कितना डेवल्यूशन में गया, डेवल्यूशन नॉट बाय फिनांस कमीशन बट स्टेट्स को कितना गया। मैं बोल रही हूं सर, टोटल सेस कलेक्शन, उसमें 6 कैटेगरीज है। प्रारंभिक शिक्षा कोष, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, दोनों मिलकर के 5वें नंबर में, और 6 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। इन सब को इकट्ठा करके 2018-19 में 1,44,000, am I reading it right? 14,04,882 crore, 0.54 crore कलेक्शन हुआ, ग्रैंड टोटल है वो। टोटल सेस कलेक्शन इंक्लूडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस 2,68,000, am I reading? 26,800 and, no, sorry, 1 minute. 26,808,980 crores. 26,8980 crores. Of this, in the year 2018-19, 53.86% collection was allocated to the states. Now, progressively, this number has gone up, and I would like to say in 1920, 102.99% has gone allocated to all the states. 95.58% has gone in the year 2020-2021, 97.70 in 22, 137.45 in 22-23 provisional number, and therefore between 2018-19 to 22-23, 99.32% of all cesses collected have gone to the states. Sir, Honorable Member Gaurav Gogoi has spoken about disaster relief fund and special assistance for Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Sikkim. Sir, this particular severe cyclonic storm,
I'm not sure if I can pronounce it right. I'll spell it for you. Michaung. Whatever. I know it is a Burmese word, but whatever it is pronounced as. Affected two states in varying degrees, namely Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The glacial outflow affected Sikkim. With a view to help the state governments manage the relief necessitated by the cyclone storm, the Home Affairs Ministry has released in advance the central share of second installment of the State Disaster Relief Fund of 493.60 to Andhra Pradesh and 450 crores to Tamil Nadu. Central government has already released the first installment of the same amount to both the states. In addition, state government of Andhra Pradesh has an opening balance in their SDRF account of 2,569.85 crores, and Tamil Nadu has a opening balance of 813.15 crores. So further, without waiting for the memorandum from the state government, the central government has constituted the interministerial central teams for both the states. I understand the teams have gone to the states. They've done their assessment of damages which have been caused by the cyclone. No, right. I will. Yes, I've even gone to the border villages of Sikkim. I'm quite conscious of what it means to them. No, I will give you the details. Don't worry. I will give you the details. But even after that, sir, even for Tamil Nadu and Andhra Pradesh, these are advance payments. Sikkim will also get what is due to them and what the teams will assess and come back to us on. I will give you the Sikkim figures as well. Sir, further, the Chennai Basin project under the National Disaster Mitigation Fund, which includes central assistance of 500 crore, the central government is taking a proactive approach so that the first urban flood mitigation project of 561.29 crore for integrated urban flood management activities can be taken up. So further, member Gaurav Gogoi and also Katir Anand, also Krishna Devarayalu and Mohammed Javed of IMC have questioned inadequate allocation for Manrega despite higher demand. I've already explained when I was responding to Shri Adir Ranjan Chaudhary. It's a need-based allocation as against the BE of 23, 24, 60,000 crores. We have now given another 20,000 crores. This will be to meet all those demands which many of the states have raised. This question was also raised by member Jayadev Galla and K. Subbarayan. I can't see Jayadev Galla, you're here, sir. You have also raised the question of nutrient-based fertilizer subsidy, that it is not aligning. I want to highlight, sir, because that is a specific mention which honorable members picked up, and I need to answer that. Total requirement under this head is 16,300 crores. Out of this, sir, 13,351 crore is additional cash requirement, and the balance amount, which is about 3,000 odd, is being met from internal savings and within the demand, and therefore there is no misalignment, although it doesn't appear so clearly as you would add it up. Sir? माननीय मंत्री जी, Yeah, you will pick up every feature of the law which has been passed under you. Sir, finally, there has been some kind of an aspect
नहीं, जवाब तो उन्होंने दिया है कि आपने जो कानून पास किया उस पर चल रही सरकार। नहीं, उससे हर एक पहलू निकाल करके बोलेंगे, मगर जब उनके ही शासन में वो मनरेगा को पूरे पालन नहीं किया, कितने लोगों को मिला नहीं मिला। सीएजी के रिपोर्ट बोलता है जो लोग जन्म तक नहीं लिया उनको पैसा गया मनरेगा के अंडर, वो है उनके परफॉर्मेंस। सर सर ईश्वर प्रसाद जी एफटी आर्टिकल के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आया, सेइंग कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये लिखा वो लिखा वगैरह, मगर of course it's again Professor Saugata Roy, so I need not refer to it, but that article, sir, refers to very many good points of achievement. Okay, please tell him. नहीं, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई आर्टिकल पर बस होगी कि पार्लियामेंट में? नो, गलत। So I follow the speaker's order. नो, कभी भी कोई आर्टिकल लिख दो उस पर पार्लियामेंट में डिबेट होगी क्या? नो। आप सीनियर नेता हैं। इसीलिए मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ सर। मैं क्या जम्मू कश्मीर का मांग कितना था और हमने पे कर दिया, ये भी बोल दिया। मैंने बोला JN के विषय बोला है सर। सो द इकोनॉमी आज पूरे दुनिया में ऑब्जर्वर्स के साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भारत की इकोनॉमी सही पटरी पर है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर फाइन, और गवर्नमेंट आल्सो हैज बीन in a way noticed for the fiscal discipline and reining in of high level of public debt. We are also being warned by certain observers that India must avoid squandering its economic potential. इसीलिए economic success of this government, particularly post-COVID, is what is the contribution that people of India are making. भारत के हमारे अपने भाई बहन इस देश का तरक्की के लिए जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इकोनॉमी आगे चल रही है, इस समय इसको नोटिस करके उसके लिए हम सब भारतीय गर्व होना चाहिए। कठिन मेहनत के साथ लोग, किसान हो, वंचित लोग हो, पीड़ित हो, दलित हो, गांव में रहने वाले हो, सब इस देश के भलाई के लिए मेहनत करके इस देश को इस कगार पर पहुंचे हैं, और इसको ना रिकॉग्नाइज करके बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करने वाले से आज हमारे अमृतकाल के लिए आगे बढ़ने का संदेश नहीं मिलता। 2047 के हमारे संकल्प विकसित भारत है, हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं सर। इसीलिए मैं मांग रखती हूँ इसके माननीय हाउस के सामने इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को पारित कर। क्या बोल रहे प्रेमचंद्रन जी? प्रेमचंद्रन जी, I didn't get an opportunity to speak on the debate. Sir, one point is regarding the state of Kerala, the economy of the state of Kerala. Sir, I am not subscribing the allegations for the reasons stated by the government of Kerala. But the government of Kerala is alleging that strong discrimination against the state is there because the borrowing power is being reduced, the revenue deficit grant is reduced, and also the divisible pool tax has not been paid, and so many dues are there. This is the case which has been brought out by the state government. So I would like to know from the Honorable Finance Minister, anyway, whatever it may be, it's a fact that the state is suffering under severe financial stress and burden. In such a situation, even the government is not able to pay, one second, sir. Even the government is not able to pay the noon meal scheme. The money is not sufficient to have this. So my humble question to the Honorable Finance Minister is whether the government will consider those states which are under stress and under financial burden and financial stress. Some package will be provided so as to enhance the ceiling limit of the borrowing power, and other reasons will be other demands of the state of Kerala will be considered by the Honorable Finance Minister. Thank you very much, sir. No.
ऐसे थोड़ी होगा भाई, कोई राज्य वित्तीय हालत में है, खराब है, तो केंद्र उसको सहयोग करेगी, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, नो, इस विषय पर जितने घंटे आवंटन थे उससे डबल इस बात पर चर्चा हुई। कितनी डबल? आवंटित समय से डबल चर्चा हुई है। अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा। अब मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच के सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 80 से 21, 23 से 23, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाली खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पारित हुई। आइटम नंबर 20, माननीय मंत्री जी। Item number 20, sir. No. Item number 20. Item number 20. 20, sir. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from out of the consolidated fund for the service fund of India for the services of the financial year 23-24. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। हाँ, sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 21, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of India for the services of the financial year 23-24 be taken into consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। अब मैं वर्ष 2021 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों
सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संधाय दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 22, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on 31st March 2021 in excess of the amounts granted for those services and for that year. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित की जाए कि अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 23, माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended 31st day of March 2021 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक कांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक कांग बना। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक कांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुसूची विधेयक कांग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय मंत्री जी, तीनों बिल विड्रॉ करने से। माननीय गृह मंत्री जी, बिल फॉर विड्रॉ, बिल वापस करने विषय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों के समेकित और संशोधित करने वाले तथा उससे संसद या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब अपना विधेयक वापस ले सकते हैं। महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं। बी, प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक वापस ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी विधेयक वापस ले। माननीय मंत्री जी, महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेना चाहता हूं। सी, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य
विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाए, माननीय मंत्री जी विधेयक वापस ले सकते हैं। महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेता हूँ। बिल का इंट्रोडक्शन डी, आइटम नंबर डी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों के समेकित और संशोधित करने वाले तथ्य संबंधी या उससे संसद मामलों का उपबंध वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर ई। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 1। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों के समेकन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आप अधीर रंजन जी को क्लियर करना चाहते हैं क्या? महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल उठाया, ये तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। इसमें ढेर सारे सुझाव समिति ने कर विधेयक को वापस भेजा था। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने। तो इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने की जगह पुराना विधेयक वापस लेकर नए विधेयक को मैंने पुनर्स्थापित किया है। इसी को पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक। आइटम नंबर 20। Large volume, it is very difficult to go through the bill and to propose the notice of amendments. So sufficient time may be given to the members. पर्याप्त समय देंगे आपको, पर्याप्त समय मौका देंगे इस पे। बीएससी के अंदर इसमें डिटेल में चर्चा होगी और उस समय अधीर रंजन आप जितना चाहे बोल सकते हैं, सबको बोलने का। हाँ तो समय देंगे ना आपको। पूरा समय जब डिबेट होगी तो 12 घंटे रखे गए, 12 घंटे। और मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए और जो बदल हुआ है वो ज्यादा ग्रामेटिकल एरर का बदल है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है और कुछ 3-4 धाराओं में बदल हुआ है। मूल विधेयक तो जो था वही है। फिर भी आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आज पुनर्स्थापित करा हूं। कल नहीं है इस पर चर्चा, परसों करेंगे और परसों जवाब भी नहीं होगा, मतदान इसके बाद वाले दिन पर होगा। तो पर्याप्त समय सभी सदस्यों को इस पर विचार करने के लिए मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है, हम भी हड़बड़ी में इसको पारित करना नहीं चाहते। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहते हैं कि आप इतने सारे संसदों स्टैंडिंग कमेटी लाए थे, जिसके चलते आपको ये लगा कि ये सारे वीटो करके फिर नए तरीके से बिल पेश होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बिल की जो दायरा है और इसके जो समस्याएं हैं, जो बिंदु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क है। इसलिए मैं ये ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में मैं इसमें बताऊं आपको, सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने लेंथ इस पर चर्चा करी है और मैंने जो कहा, ज्यादातर जो सुझाव और बदलाव है वो ग्रामेटिकल और भाषा के सुधार है। 5 धाराओं में ही बदलाव स्वीकार किया है, बाकी मूल जो बिल है वो ही है। और मैं इस पर फिर भी लंबी चर्चा जो स्पीकर साहब कहे वो करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त भी आप
के कोई बदलाव आते हैं तो सरकार निश्चित रूप से ठीक लगेगा तो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आएगी, आप जरा भी चिंता न करें। आइटम नंबर 24 और आइटम नंबर 25 को एक साथ चर्चा में लिए जाते हैं। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। दोनों एक साथ देखिए ना जी, दोनों एक साथ। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का जो है मौका दिया और अपनी पार्टी का भी। महोदय, इस विधेयक के पारित होते ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स जो है वो आरक्षित होने का जो मार्ग है वो प्रस्तुत हो जाएगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और तब से ही महिलाओं के प्रति मान सम्मान और उनको वो सारी सुविधाएं जो 70 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी वो उनको मिल रही हैं। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माता बहनों के लिए सबसे पहले जो उन्होंने निर्णय लिया वो स्वच्छ भारत माध्यम से शौचालय बनाने के लिए, और हम सब जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना जो हमारी माता बहनों को करना पड़ता था। शायद अपोजिशन के लोग इस का मजाक भी उठाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता चला कि नहीं, ये बहुत ही एक अहम फैसला है सरकार का कि हर घर शौचालय होना ही चाहिए ताकि माता बहनों का इज्जत मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे। महोदय, अगर मैं दूसरी बात करूं तो केंद्र सरकार ने स्कूलों में भी बेटियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की जो एक मुहिम शुरू की, उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी मिला और आत्म मान सम्मान के साथ बेटियां जो है वो स्कूलों में भी अपना समय जो है वो बिताने लगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में एक ऐसा भाव पैदा करने का माहौल जो है वो बनाया, प्रयास किया जिससे महिलाओं का मान सम्मान जो है वो बढ़े और हर एक कार्यक्रम में महिलाओं बहनों का मान सम्मान बढ़ाना, उनके प्रति सम्मान से बात करना और एक के बाद एक अच्छी योजना बहनों के लिए लेकर आना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सफल प्रयास किए हैं उसमें बहुत सारी सफलताएं जो है वो मिली हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माता बहनों बेटियों के लिए अनेक नहीं ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं, लेकिन मैं अगर इस बिल की बात करूं तो इस बिल के माध्यम से भी बहनों को जो अपने अधिकार मिलने वाले हैं, उनको जो मान सम्मान मिलने वाला है, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने मिलकर जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं के उत्थान के लिए एक नहीं अनेक कदम जो हैं वो उठाए हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं इससे पहले कि ये जो महिलाओं के सीट्स के आरक्षण के लिए बात हो रही है, इससे पहले भी एक नहीं अनेकों कार्य जो हैं वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो किए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो जा, अभी ओबीसी के वर्ग को संवैधानिक संरक्षण मिलने की बात हो, पीओ जेके के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने अधिकार देने की बात हो, वाल्मीकि समाज का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, गोरखा समाज की बात हो, और इससे अलावा भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस केंद्र सरकार ने जो है वो किए हैं। और विशेष तौर पर महोदय मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदला हुआ नजर आता है, और जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है तभी से जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो एक के बाद एक समस्या का समाधान जो है वो हो रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं
कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसका पहली सरकारें जो थी वो समाधान कर सकती थी, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन इन्होंने भी अपने परिवार और पार्टी की ही चिंता की। वोट बैंकिंग की राजनीति के नाते इन्होंने समय बर्बाद किया और समय पास किया, लेकिन 70 वर्षों से एक मेडिकल कॉलेज जो है वो जम्मू में था और एक मेडिकल कॉलेज जो है वो कश्मीर में था। मैं इसे महिलाओं के साथ भी जोड़ रहा हूं कि देखिए, जब से केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की आई है, एक नहीं अनेक मेडिकल कॉलेज जो हैं वो कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी जो बने हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दी गई हैं, जिसके जम्मू कश्मीर के नागरिक बहुत पहले से जो थे वो हकदार थे। महोदय, मैं अगर महिलाओं की ही अगर बात करूं, इस सबसे भी तो माता बहनों को लाभ जो है वो मिल रहा था, लेकिन अगर मैं महिलाओं की ही बात अगर आपके साथ जहां पर करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए उच्च माध्यम स्तर तक की स्कूल फीस जो है वो माफ कर दी गई है। यह बहुत बड़ा कदम जो है वो जम्मू कश्मीर की बहु बेटियों के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्राओं को मुफ्त वर्दी और पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख से भी अधिक छात्राओं को जो है इसका लाभ जो है वो मिला है। महोदय, हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए, कुछ ऐसी चीजें थी जिसका सामना जो है हमारी बेटियों को, बहनों को करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए भी हमारे जो केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार ने काफी अच्छे जो है वो कदम जो है वो उठाए हैं। मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 951 बालिका विद्यालयों में ये जो सैनिटरी पैड, पैडिंग और इंसिनेटर मशीनें जो है वो स्थापित की गई हैं, और अगले 2 महीनों में 1482 स्कूलों में और ऐसी जो मशीनें जो है वो स्थापित की जाएंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शैक्षिक पिछड़े ब्लॉकों को, मैं माननीय सदस्य बोला हूं, कुछ महिलाओं के आरक्षण पे तो बोलो आप। महिलाओं को आरक्षण देने और उनको आत्म सम्मान देने और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, महोदय, मैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात को इस तरह से रखूंगा कि देखिए, पहले छात्राओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों स्कूलों में आत्मरक्षा एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जो है वो शुरू किया गया है। ये माता बहनों के लिए बहुत बड़े कदम जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो है वो उठाए गए हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं और छात्राओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बेटी अनमोल योजना लागू की गई है और विभिन्न स्कूलों की 10,000 लड़कियां लाभान्वित हुई है और इन लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, छात्राओं को प्रोत्साहन करने और उन्हें अन्य छात्राओं के बराबर बनाने के लिए 2023-24 में भी समग्र शिक्षा द्वारा बीपीएल छात्रों को नीट की कोचिंग प्रदान करने की एक बहुत बड़ी पहल जो है वो की गई है। ये कोई कम नहीं है। महोदय, अगर आप कहें तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए एक नहीं अनेकों, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो, विडो पेंशन हो, माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कदम जो हैं वो उठाए हैं। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य किसानों को एक ड्रोन दीदी के माध्यम से जो जानकारियां दी जा रही है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दीदी के माध्यम से जो ड्रोन दिया जा रहा है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में जो है वो हमारे क्षेत्र में इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से बहनों और नौजवानों को मिलने वाला है, जिससे कृषि भी जो है वो कृषि क्षेत्र में भी एक क्रांति आएगी
और माता बहनें भी जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगी। देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए अपने साथ साथ गांव और किसानों के सहयोग करने के लिए नौजवानों एवं बहनों का भी नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती बाड़ी और निगरानी और बिजनेस करने में भी ये अपना सहयोग जो है वो करेंगे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इससे पहले भी कई बार ये आवाज उठती रही है, देश भर में भी उठती रही है कि माता बहनों को जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी ने इसकी परवाह नहीं की। वोट बैंक की राजनीति करते हुए ही आगे बढ़ते गए। लेकिन केंद्र सरकार ने, जैसे कि पूरे भारत वर्ष में पिछले दिनों ये जो बिल पास हुआ था और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी इस बिल का जो है वो लाभ जम्मू कश्मीर की माता बहनों को मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था अपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और पीओ जेके के रिफ्यूजियों की, उसके लिए भी आरक्षण जो दिया गया, और विशेष तौर पर जो हमारे कश्मीरी पंडित परिवार जो पलायन करके आए हुए हैं उनके लिए भी, और उसमें भी एक बहन का नाम जो है वो जहां पर दिया गया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ ही यहाँ पर जहां माता बहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो तो उठाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका हमारी बहनें जो हैं विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी उसका लाभ जो है वो ले रही। तेजस्विनी योजना के माध्यम से 5000 से अधिक युवा महिलाओं ने आवेदन दिया गया है और 4668 इकाइयां जो है मंजूर की गई हैं। और उद्यमिता पहल को प्रोत्साहन मुमकिन योजना, और इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं जो है वो दी गई हैं और उनका लाभ जो है हमारी बहनों को जो है हमें मिल रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं और उनके नेतृत्व में ये सरकार आगे बढ़ रही है, मैं अगर जल जीवन मिशन की बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद जल जीवन मिशन का इस बिल के साथ क्या संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल और नल में स्वच्छ जल माध्यम से भी महिला बहनों को बहुत बड़ा लाभ जो है उस स्कीम का मिला है, क्योंकि ज्यादातर माता बहनें ही पानी लेने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर जो थी वो जाती थी। आज वो बहनें जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रही हैं कि उन्होंने हर घर नल और नल में जल देकर उनकी समस्या का समाधान जो है वो किया। महोदय, इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर में जितने भी शिक्षा अदारे हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें भी तो माता बहनों के लिए सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं और उसका भी लाभ जो है वो हमारी माता बहनों को मिलेगा। मतलब माता बहनें आत्मनिर्भर हों और किसी पर निर्भर ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक मैसेज जो माता बहनों का है, जम्मू कश्मीर की माता बहनों का, वो ये कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की माता बहनों का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और जिंदगी भर आपका साथ जो है वो देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अजय रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? क्या करोगे आप बोलकर? बोल अजय रंजन जी सर बोल ऑलराउंडर है, किसी भी बोल सकते हैं। सर, ये बिल को तो मैं समर्थन करता हूं। आपको ही बोलने का मौका देंगे भी थोड़ी देर बाद, पक्का देंगे आज। अभी तो अधीर रंजन जी का नंबर है, आपका मौका देंगे। आप बोल रहे हैं? हाँ सर, बोल sir, I rise to support this legislative document under the nomenclature Jammu and Kashmir Reorganization and Second Amendment Bill 2023. सर, उस दिन भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय सरकार को ये ध्यान नहीं रहती कि हमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करना जरूरी है, लेकिन बाद में इनको ये पता चले कि महिलाओं को भी सम्मानित करना चाहिए। इसलिए जो शुरू से नहीं हुई, चर्चा के दौरान जब विपक्ष की तरफ से सरकार को सारे सलाह दिए गए थे, सारे गुहार लगाए गए थे, तो सरकार को ज्ञान की उदय हुई है
और उस समय वो महिला को संरक्षण देने के लिए दूसरा एक विधेयक ला रही है। तो ये उचित कदम है, तो मैं उचित कदम को सराहना करते हैं और समर्थन भी करता हूँ। सर बात यह कि सर आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना अभी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2024 साल के सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह निर्देशित किया गया कि चुनाव होना जरूरी है। हम लोग भी सर पिछले चर्चा में यही बात रखे थे कि चुनाव होना चाहिए। मतलब यह है कि विपक्ष जो कहते हैं बाद में सरकार उनको जानकारी लेते हैं, तो ये चुनाव जरूर होना चाहिए। और मैं ये सरकार को गुजारिश करूंगा, देर नहीं करना चाहिए। उतने देर क्यों? अगर सरकार चाहे, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाए, सरकार अगर इलेक्शन कमीशन को कहे तो चुनाव पहले भी हो सकते हैं। चुनाव पहले क्यों नहीं कराया जा सकता? लोकसभा के साथ साथ वहां के चुनाव भी करा सकते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं कि हमें जब तक कोई नहीं कहेगा तब तक हमें चुनाव नहीं कराना, क्योंकि सदन के अंदर आपने कमिटमेंट किया था, हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर एक कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे। ये भी कमिटमेंट किया था हम स्टेटहुड भी देंगे एप्रोप्रिएट टाइम। तो हम ये कहते हैं चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जाते? अब स्टेटहुड दे दिया करो, उसके बाद चुनाव कराओ। तब तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगेगा कि भाई हमारे बात थोड़ा बहुत सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज तो आप लोगों को निर्देश दे दिए हैं, तो आप घोषित कर दीजिए जी सदन के अंदर कि हम उतने देर नहीं बल्कि उसके पहले हम चुनाव कराएंगे। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किए हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दा एक साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती? हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं? आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रही है। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है अब कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे। सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए? अक्साई चीन को शामिल करेंगे, क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे? पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं। मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उस पे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो आप। सर बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे? बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं,
अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल 3 युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुए हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं आप? बताइए। सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे हैं। सर बात है कि सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे सर, अगर हमारी तरफ से ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तरफ डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए। लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं, आप लोगों की इतिहास भी थोड़ा देखो आप। सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास थोड़ा बताना चाहते हैं। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन। आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। आपको याद है इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में। ईयर बिफोर दैट, एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना बिफोर क्यों पढ़ते हो विद द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिकॉर्ड में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और एक 40 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े। सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों अपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी के अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है, ये मैं जरूर मानना चाहते हैं और जरूर ये कहना चाहते हैं। सर हो गया। सर कश्मीर की हेल्थ के बारे में हमारा साथी कह रहे थे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग of the National Family Health Survey, levels of malnutrition in J&K have increased at an alarming level. In 2019-21, 19% of children were wasted as compared to 12% in 2015-16, and 2019-21, 9.7% children severely wasted as compared to 5.6% in 2015-16. मतलब हर साल बच्चों की हालत बुरा होते जा रहे हैं। प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 59 months of age increased from 53.8% in 2015-16 to 72.7% in 2019-20. Prevalence of anemia, सर एनीमिया की बात करते हैं। Prevalence of anemia in women between 15 to 49 years of age increased from 48.9% in 2015-16 to 65.9% in 2019-20. According to report of 2021 by Niti Aayog, J&K only has 17 beds in a district hospital per lakh population, far below the national average of 24 beds per lakh population. J&K has the second lowest ratio of staff nurses
in population to Indian public health standard norm set under the National Health Mission. सर ये महिला के बारे में कहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस तरह की सर बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मैं नहीं जाना चाहते, लेकिन जरूर ये बिल को स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करके आप दिखाइए, पूर्ण राज्य की दर्जा दीजिए। पहले पूर्ण राज्य की दर्जा दिया करो, उसके बाद चुनाव करो, जो हारे जो जीते इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, ये करके दिखाइए। सोगत राय जी। सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलूंगा। आज सुबह मैं बिल का इंट्रोडक्शन को विरोध किया था। मुझे ये कहना था कि आप जम्मू कश्मीर पर एक के बाद एक बिल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, लेकिन कब जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होगा, कब चुनाव होगा, कब जम्मू एंड कश्मीर फिर एक ठो राज्य बनेगा, इसके बारे में मंत्री जी बहुत कौशली तरह से चुपचाप है। मैं चाहता हूं आज भी वो बताए कि सरकार का क्या हिसाब, कब वो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव करेंगे और कब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। ऐसे तो बिल में आपत्ति का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ये हाउस सर्वसम्मति से महिलाओं को संरक्षण आरक्षण दिया। 106 संशोधन संविधान के 1/3 आसन महिलाओं के लिए सब जगह रखने पड़ेगा, लेकिन ये तो आप रखेंगे। एक तो खाली विधानसभा जो नहीं है, एक तो यूनियन टेरिटरी जो अभी तक कब राज्य बनेगा उसके बारे में नहीं बोला गया। सर, आज मौका बहुत अच्छा है, आज मंत्री ने ये बिल लाए हैं, कल ही सुप्रीम कोर्ट 370 धारा उसका एब्रोगेट किया गया, उस पर ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया, हम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के राय तो मानने पड़ेगा, लेकिन हम इससे दुखी है, हमको दुख है। और आप सर अमित शाह जी देखेंगे कि आज आपको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बयान है, प्रधानमंत्री का बड़ा बयान है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया सूरज उठेगा, एक नया समय शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के ठप्पा के बाद। अब कश्मीर के जो पार्टी है उसको देखिए, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला बोला कि हमारा लड़ाई शुरू हुआ और उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। यही लोकतंत्र है, चुनाव नहीं करेंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे। आप पीडीपी के लीडर महबूबा मुफ्ती को देखिए, महबूबा मुफ्ती बोली है, आप करो खंडन, ये 1 मिनट इनका सुनो महोदय। हाँ, कल भी माननीय गृह ये मंत्री मुझे कहना नहीं है, फारूक स्पष्ट अब्दुल्ला रूप से कहे थे कि किसी का भी हाउस अरेस्टिंग नहीं है, जहां भी चाहे वहां जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उनको सुरक्षा भी दी जा सकती है। सदन में स्पष्ट रूप से जब कह देने के बाद ये सांसद कल भी बार सदन में कह दिया था, आज भी कह दिया। बार इसको इस तरीके से लाकर चतुराई से महिला आरक्षण विधेयक जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए है, चतुराई से उसका विरोध कर रहे हैं। अरे कौन विरोध कर रहा है? मैं तो पहले ही बोला कि आरक्षण तो हम समर्थन करते हैं, आरक्षण सभी जगह होना चाहिए, लेकिन आरक्षण करने का दिन का पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट का राय आएगा इसलिए लोगों को हाउस अरेस्ट में डालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला दोनों ये सदन का फ्लोर पे हाउस के फ्लोर पे कहा जा रहा है
उसके सर, बाद भी मुझे उनको बोलने अगर दिया भरोसा जाएगा नहीं कि हो रहा है, मंत्री बोलेगी। जानबूझकर इस बार ये क्या बार बार बात है? सदन को और देश ये को छोटा गुमराह आप तो करने छोटा का मंत्री बड़ा और मंत्री काम बैठा कर रहे हैं जो उचित नहीं है। अच्छा, बड़ा मंत्री को बोलने दो, आप तो छोटा मंत्री है। सर, जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात किया, मैंने पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बात किया, अब्दुल गनी लोन जिनको अलग पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग, एंड जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। तो ये स्थिति है कि आप ऐसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का राय आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया, कश्मीर में एक भी आदमी एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। कश्मीर में आप इतना बड़ा कदम उठाया, आप जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को कोई जुलूस निकला, इसको समर्थन में नहीं निकला। सर, और एक मंत्री खड़ा हो गया। ये क्या तरीका हो गया? सर, मैं बोलने से उठ जाएगा क्या? एक जगह 3 मंत्री खड़ा हो जाता, अच्छी बात है। सर, तो मुझे ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अधीर चौधरी काफी बातें उठाया। उन्होंने उठाया कि लद्दाख के साथ जो अक्साई चीन है वो अभी चीन का कब्जा में है। अधीर चौधरी ये भाषा प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि आप तो बड़े पहलवान हैं, चीन से अक्साई चीन छीन लो। काराकोरम हाईवे जो कश्मीर के बीच से जाता है वो अपना हाथ में ले लो। पीओके अगले दिन मंत्री जी जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया उसमें पीओके के लोगों के लिए 2 सीट अपने रिजर्व किया, और पीओके से जो भाग के आए और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट रिजर्व किया, और पीओके के लिए 26 सीट वहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में खाली रहेगा, ये घोषणा किया गया। लेकिन कब पीओके हमारा आएगा? आपको बोलने से सर, अमित शाह जी बोलते हैं ये नेहरू के समय चला गया था, और हम श्यामा प्रसाद के रास्ता में चल के हम इसको उद्धार करेंगे। कब करेंगे? कब चुनाव करेंगे? कब पीओ को लेंगे? ये बताइए सर। मैं ये हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ, लेकिन अधीर चौधरी ठीक बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में उनको मौत हुआ, ये हम सब बंगाली दुखी है। हाँ? सर, हम नमन करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है, आजादी के लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे, और वो एक तो श्यामा हक फजलुल हक से मिलके एक मंत्रिमंडल, वो मुस्लिम लीग थे, उससे मिलके एक मंत्रिमंडल चलाते थे। श्यामा प्रसाद बाबू कुछ अच्छा काम किए, वो एक ही स्लोगन देते थे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। तो आप तो श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया उसको पूरा नमन नहीं करता हूं, आधा नमन करता हूं। आजादी के लड़ाई में जो जेल में गया वही असल नेता था
बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले जेल में नहीं गए। गुरु गोलवालकर 42 में बोल दिया कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो आरएसएस करते हैं, गुरु गोलवालकर को मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं उनसे कि वह इतिहास पढ़ें, गलत तथ्यों को नहीं रखें। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा माननीय सोच सदस्य है, यहाँ का नहीं उसके बारे में ऐसा विचार व्यक्त करें। इरादा सोच रखने वाले आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर व्यक्तिगत रूप से ओके। उनका आचरण आप व्यवहार आरक्षण, और महिला त्याग आरक्षण पे दिखा बोलिए। करते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी महिला नहीं थी। आरक्षण में बोलिए आप। लेकिन वह इतिहास फिर को बोलता जाने, हूं। जिनके विषय में वह कोट कर रहे हैं, उनके विषय में भी आप जानिए उसको देश के प्रति और आजादी में क्या क्या रिकॉर्ड से उनका निकाल दिया, योगदान रहा है। रिकॉर्ड से निकाल दिया उसको। श्यामा प्रसाद बाबू का पॉलिटिक्स नहीं था, वो अच्छा अरे आदमी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पर डिबेट नहीं हो रही, नेहरू आप का महिलाओं पर कैबिनेट में डिबेट करो मिनिस्टर ना भी थे, दादा। इंडस्ट्री मिनिस्टर, बंगाल में। लेकिन उनका पॉलिटिक्स नहीं था, ठीक नहीं था। हम दुखी है कि कश्मीर के जेल में उसको मृत्यु हुआ। सर, आप ये जानते हैं, क्यों इस्तीफा दिए और उसका कारण क्या था, यह भी रिकॉर्ड में आना चाहिए और माननीय शौकत साहब को सब यह भी बताना चाहिए। रिकॉर्ड में लाइए, बताइए कि क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। रिकॉर्ड बाद में देख लेंगे। सर, मुझे ये कहना है कि अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है, हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर हमको बोलने दिया जाए। इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है। वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो, आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। ओके, श्री ए राजा जी, आप महिला आरक्षण बिल पे बोलिए। महिला आरक्षण बिल पे बोल रहे, आप कहाँ की डिबेट कहाँ ले जा रहे हो? आप महिला आरक्षण बिल के आसपास बोलो ना, आप कहीं की डिबेट कहाँ ले जा रहे हो भाई? सर, आप भारत सीनियर मेंबर हैं, तो आप में डिबेट, जो सियासती झगड़ा, आप सियासी झगड़ा महिला आरक्षण बिल है कश्मीर क्या? लेके नो, गलत। सरकार सर कहाँ गलत बोला? आप गलत कहाँ है? कहाँ का इतिहास कहाँ ले जा रहे हो आप? गलत है, आप बताइए। नो, मैं नहीं कह रहा। सर, आप महिला आरक्षण बिल विधेयक पर चर्चा रही, उस पर बोले आप। हम बोलेंगे, हम खत्म करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप वापस आगे बात मत करो। सर महोदय, मैं खुश हूँ कि मैं एक सामान्य सदस्य हूँ, मेरे बात पर
इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका। मैं इससे खुश हूँ, इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। दादा आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं। मान्यवर, 3 मुद्दों को इन्होंने कॉम्युनल कहा। राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कॉम्युनल कहा है दादा। मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कॉम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कॉम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी ना कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कॉम्युनल डायरेक्शन देती थी? दादा आयु हो गया है और कुछ नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। सर मुझे ये बोलना है कि मैं सामान्य सदस्य हूँ, वो बताए हैं बहुत कुछ बातें, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का राय मुझे मानने पड़ेगा, लेकिन आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। मैं हताश हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राम मंदिर पर, मैं डिसअपॉइंटेड था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 370 पर, मैं डिसअपॉइंटेड। तो ये हमारा तो सदन अधिकार में भी है। 370 सदन में भी आया आप। लास्टली मैं अमित शाह जी, मैं नहीं जानता हूँ आपको टाइम होता है कि नहीं श्री किताब राजा पढ़ने जी, के लिए। एक किताब है जया चैटर्जी का लिखा हुआ बंगाल डिवाइडेड। आप उसको बंगाल डिवाइडेड आप उसको ठीक से पढ़ के देखिए। ए राजा जी, श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते ए राजा तो जी, पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। ए राजा ये जी, गलत है, सही नहीं है। ए राजा जी, मैं ए राजा जी, नमस्कार। उसका भाई ए राजा जी, ए राजा जी, सर मैं माननीय सदस्यों से मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, उनका कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा। मिस्टर स्पीकर मैं माननीय सदस्यों से एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, हम जिस विषय पर हम ये बिल ला रहे हैं उस विषय पर चर्चा करें। ये भारत की संसद में हम अगर इतिहास और उन पर चर्चा करने लगेंगे तो उचित नहीं है कि सबको जो आपस में जवाब देना पड़ता है। आप इस संबंधित बिल पे बात करें। आप उनकी पेरी मत करो। आपको मैंने बोला ए राजा जी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया उनको आपको बोलने के लिए। मिस्टर स्पीकर सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी। आप बड़े सीनियर हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर विधेयक के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आता है। ए राजा जी, Mr. Speaker, sir, thank you for giving this opportunity to comment upon the 2 bills on Jammu and Kashmir. Sir, in 2019, Article 370 was abrogated. A lengthy argument was placed before this House on both sides. In consequent to the Article 370 abrogation, these bills are being piloted by the Honorable Minister, Home Minister, before this House. Sir, all these subsequent bills which are being passed in the Parliament are subject to the if and buts. If this is happened, then this will be the situation. If this is happened, then this will be some hypothetical measures. But in positive sense, it has to be discussed in the House. Sir, having heard the long argument, both in the 370 and 2 bills which were passed in this House, and of course, 2 bills passed in the other House,
I personally hear the argument of the Honorable Home Minister, and heat discussions took place either this hour or that hour. Before beginning my argument, my only humble prayer is, the Honorable Home Minister spoke much about the history on Jammu Kashmir, how 370 came into existence, how it was looked by either parties, and how these bills are being essentially placed before this house. Sir, my humble request before opening my argument is, let us have the discussion on Jammu and Kashmir with the evidence, convincing evidence, certainly not by emotions. Lot of things have spoken in the both the house. Now, ultimately, whatever be the decision or whatever be the party line we took earlier, before the Supreme Court judgment, is altogether different. Right or wrong, Supreme Court judgment came into existence. Of course, the judgment which was given by the upper court not only give a political encouragement to the ruling party, but a judicial endorsement for the act that was brought and passed in this house, abrogating 370. Sir, I do not want to comment the judgment of the Supreme Court. Whatever the judgment passed in the Supreme Court is the land of the law of the land. But remember, with the due respect to the Supreme Court and this honorable house, the words which are often used by the Justice Krishna here, quoting the Anglo-Saxon jurisprudence, we are Supreme Court judges sitting here, I quote, we are final. That does not mean we are infallible, unquote. This should be kept in your mind when the healthy discussion is taking place in this house. Sir, as my senior member, with the humor he spoke something, but he mentioned one point. When the article amendment, 42nd amendment was brought to this house, the then Congress government did a mistake that the parliament is having omnipotent power that cannot be questioned by the judiciary. That was struck down by the subsequent government. I am afraid such a situation should not prevail again by virtue of this Supreme Court. Sir, what is missing in the judgment is, and I am not yielding. I will come to later. I'm not, sir. I'm not yielding. Please let us have healthy discussion. You continue, please come to later. No, I'm just making a point here. It was not only struck down, it was brought back. There was 45, 46 amendments subsequently, which the Janata Party government headed by Morarji brought to reverse that. Yes. So the amendment brought by one parliament was reversed by the next parliament. Okay. Yes. So it is not that the court stuck it and so it. No, it has been reversed. The apprehension in the mind of the people is Parliament has done it. No, it should not come into existence of 42 again. Yeah. So the parliament. Hear me. Finally, give your answer. So No problem. Same way here also. Hear me. No problem. No, my only apprehension is it is correct. 42 that has been taken away by virtue of the Supreme Court judgment. The learned advocates are discussing that again 42 may come. That should not happen further. That's all. That is my prayer. Sir, we respect the judgment of the Supreme Court. But what we are missing is historical obligations owned and promises made by the constitutional functionaries when the Article 370 was enacted in this parliament. And before that, although the conversation between the Kashmir and the government of India, such a promises and historical obligations were taken. Now they are hanging in the air. Sir, of course, one thing is something solace that the Solicitor General before the Supreme Court gave a categorical assurance that the statehood will be revived as soon as possible and the election will be held in time. Sir, I am very happy, along with the other members, by virtue of the Supreme Court, that the sovereign power of this government has been assimilated to the sovereign power of the Kashmir that has been assimilated to the sovereign power of India. Sovereign power, okay. But what about the federalism and democratic values? The questions still hanging in the air. Sir, placing this small introduction, I am coming few quotes, nothing in my mind, because we have to correct the history. Today, all newspapers carries the article of Prime Minister, where Prime Minister says, I quote, I belong to the ideological framework
where Jammu and Kashmir was not merely a political issue, but it was about addressing the aspiration of the society, unquote. I'm not able to understand the observation made by the Prime Minister. Ideological framework where JKN was not merely a political issue, but it was about addressing the aspirations of which society? That is the question. The aspiration of the society must be addressed properly. This is the key words started from 1946 and 47, whether the consensus of the Jammu and Kashmir, political will of the people of the Jammu and Kashmir have been taken into consideration by us. That was not prevailing that time, admittedly. Sir, I am relying upon the Prime Minister's book, first Prime Minister of Kashmir. The title is Looking Back. The Prime Minister was Mahajan. Yes. Mahajan. Yes, Mahajan. The allegation that has been, sir, whatever be, we want to correct the history, we have to let it be correct. The only thing is we should not wrongly understood the history and wrongly propagate the history, interpreting the history. Sir, माननीय सदस्य sir, विधेयक I'm coming, sir. Sir, a very important point. I'm a healthy manner going to discuss. कई लंबी Sir, what happened? Now the accusation that has been made frequently, that had it been Jammu Kashmir issue, had it been taken by the Sardar Patel instead of Nehru, the decision and the results should have been impeccable. I am coming to that. I want to show Sardar Patel was part and parcel of the all decisions taken by the cabinet headed by Jawaharlal Nehru. That's all. I'm not shifting the burden to anybody. For that, I am quoting few lines. Sir, looking back, the Prime Minister of Kashmir says, on the midnight of 10th October 1947, when I had retired to bed, an urgent telephone call came from Sardar Patel asking me why I was not proceeding to Srinagar and telling me that I should do so at once. I told him that I had received no orders from the governor, either about my leave or about my permission to serve elsewhere. It seems that Sardar Patel immediately rang up the governor, asking him grant me leave and permission to elsewhere. Sardar Patel again rang me up at about 1 a.m. in the morning, asking me to come immediately to Delhi in the plan of Lady Mountbatten, who was in Amritsar that day. No. So, होगी ना 370 no. पर डिबेट होगी. Sir, no. Sir. First Prime Minister was Srinagar, deputed for this purpose, was called by Sardar Patel, not by Jawaharlal Nehru. Ultimately, Prime Minister went to there, and the discussion took place between Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, and Lord Mountbatten. Thereafter, what happened? Okay. Sir. Okay. It's history, sir. What can? Sir, this decision was. श्रीमती चिंता अनुराधा क्या है भाई? Sir, कोई विषय, कोई इतिहास पर डिबेट हो रही है क्या यहाँ पे? Sir, Home Minister spoke much. Please give me the. वो आप बोलेंगे तो जवाब देंगे आप. Sir, then the Prime Minister asked for troops for Kashmir, which was sent by Patel and the Nehru. At the same evening, sir, 3 minutes. Same evening. Sir, Mantriji, don't take my time, please. निशिकांत जी बोल रहे हैं क्या बोल Don't रहे take my हैं? please. Sir. एक मिनट के बाद में. Let us have a healthy discussion. I am not accusing anything. I will have a good prayer for them. Sir, at the same evening, Prime Minister requested troops must be given to the Jammu and Kashmir. Patel gave it. Nehru gave it. On the same day, the cabinet committee approved that it was agreed that when the accession was accepted, this should be subject to the proviso that a plebiscite would be held in the Kashmir when the law and order situation is allowed. Then it was approved that the troops should go. Ultimately, it went. We got the Jammu and Kashmir. Thereafter, assurance was given to the United Nations, assurance given to the Parliament, assurance given to the people that plebiscite will be conducted. The will of the people of Jammu and Kashmir will be taken into consideration to scrap the 370. Sir, this is, sir, please. This is 1947. What happened? Sir, what happened in 1953? 1953, sir, very important. In 1953, what happened? No. Sir. Clear, no. No, sir, I'm giving, sir, Nehru says, संविधान पे डिबेट करने लगे. the people of Jammu and Kashmir. अनुराधा. Sir. No.
आप तो संविधान पे डिबेट कर रहे हैं, आप बिल पर डिबेट करें ना। महिला आरक्षण पर आपका पक्ष है खिलाफ है ये बोलिए आप तो इतिहास पर डिबेट कर रहे हैं। नो बालू जी गलत तरीका। जम्मू कश्मीर आप मुझे सपोर्ट करना हो तो भी नहीं बोलने दूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा आप खिलाफ मत बोलो या सपोर्ट मत बोलो, ये आपका अधिकार है किस पे बोल रहे हैं। 1953, 29 June, Nehru writes that the position now is that if there was a plebiscite, a great majority of Muslims in Kashmir would go against it. They want to go to Pakistan, for which I want to postpone the plebiscite. This is Nehru, 1953. Sir, 1964 in the United Nations, the first education minister, MC Tagla, on behalf of India, went to United Nations. He says, I'm closing. He says, नहीं मुझे श्रीमती चिंता अनुराधा नो sir, I am closing it, sir. No. Sir, for श्रीमती चिंता अनुराधा नो Thank you, Speaker, sir. नो आप रुक जाए मंत्री जी जवाब दे देंगे। नो श्रीमती चिंता अनुराधा नो श्रीमती चिंता अनुराधा का रिकॉर्ड में होगा बस। नो कंक्लूड श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. आसन में जो कह दिया चलिए आज श्रीमती चिंता अनुराधा। नो वन सेंटेंस श्रीमती चिंता अनुराधा। नो श्रीमती चिंता अनुराधा नहीं बोलना चाहती हैं। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity. नो श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion of the Jammu Kashmir आसन ने व्यवस्था दे Second दी Amendment है Bill. तो दे दिए, आप सुनो तो ठीक नहीं सुनो तो ठीक। श्रीमती चिंता अनुराधा, व्यवस्था बदली नहीं जाएगी। हाँ श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, sir. नो सीनियर नो जूनियर श्रीमती चिंता अनुराधा। आगे नहीं आप नहीं बोलना चाहती, बोलिए आप। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to participate in this discussion of the Jammu Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023. I would also take this moment to highlight the issues that are related to the subject matter of this bill. Sir, as Nelson Mandela aptly said, freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression. The proposed bill advocates the allocation of precisely 33 in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu Kashmir, reserving them exclusively for women. The reservation quota represents a vital form of affirmation action designed to rectify historical gender disparities in political representation. It serves a beacon guaranteeing that women assume a substantial role in the critical sphere of decision-making, thus fostering gender parity and empowering women to become formidable forces in the realm of politics. Beyond being a legislative milestone, this bill ardently addresses the historical gender imbalance and has plagued the political landscape of our country. To bridge the gender gap prevalent in political decision making, it becomes imperative for female leaders to augment their ranks. Their presence not only holds the power to inspire young women, but also to galvanize their involvement in the noble task of nation building. Sir, greater female representation can lead to policy reforms that address the specific needs and concerns of women, promoting gender equality across various sectors. A heightened presence of women in our decision-making bodies hold the potential to catalyze more robust and effective discussions on matters that pertain to the fairer gender. This assumes significance in a nation where women continue to grapple with disparities when compared to their male counterparts across various facets of life. India currently holds the 127th position out of 146 nations
on the Global Gender Gap Index for the year 2023. This placement poignantly underscores the considerable charge that persists on the path to gender equality. India ranks 48th out of 146 in political empowerment, scoring 0.267 in Global Gender Gap Report 2022. In contrast to Iceland and Bangladesh, score significantly higher. According to the Inter-Parliamentary Union's report, India ranks 144th out of 193 countries in women's representation in parliament. Sir, when it comes to the Union Territory Amendment Bill 2023, it is a bold step that a necessary step towards achieving gender equality in the political sphere by reserving seats for women in Puducherry Legislative Assembly. It paves the way for a more inclusive and representative democracy. While further improvements can be made, this landmark legislation is a significantly victory for women's rights and a beacon of hope for a more just and equitable future. As we strive to build a better tomorrow, let us embrace this opportunity to empower women and ensure their voices, which are heard in the whole stage. Andhra Pradesh government has set a commendable example in promoting gender inclusivity in governance, sir. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy, sir, 50% of the nominated seats have been allocated to women. This step demonstrates a commitment to women's active participation in decision making, setting a progressive precedent for the rest of the nation to follow. Achieving progress necessitates consensus building among diverse political entities involving negotiations, compromises, and substantial discussions to address stakeholders' concerns and interests. Increasing public awareness through campaigns, seminars, workshops, and social media initiatives is crucial, highlighting the positive impact of greater female representation in politics. Reserving seats for women in local bodies and legislative assemblies has successfully increased their political representation. Creating awareness among women about their rights and the importance of political participation is essential. Policy and legal measures can combat gender-based violence and harassment, creating a safer environment for women in politics. Reforms like proportional representation and preferential voting can enhance women's representation in politics. Sir, I would request through you to the ministry to address the issues raised by us in this speech and incorporate the solutions presented. Such measures would serve to fortify the foundation of the nation's democracy and ensure that the electoral process remains a cornerstone of trust and credibility. With this, YSSCP party supports the bill, sir. Thank you. थैंक यू श्री कृपाल बालाजी तुमाने जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह द्वारा पेश किए गए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ये का सर्वाधिक फायदा कश्मीरी और पाकिस्तानी विघटनकारी शक्तियों ने उठाया। विशेषाधिकारों का फायदा जहां वहां बसने वाले गरीब और सर्वहारा वर्ग के कश्मीरी नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। पाकिस्तान की शह पर लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद ने कश्मीरी पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसका नतीजा ये निकला कि पर्यटकों पर आधारित अनेक व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने के कारण बड़ी तादाद में विभिन्न पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय जो हमारे श्रमिक थे उनको जम्मू, हिमाचल, दिल्ली की ओर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग हिंदू उदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने की थी। अध्यक्ष जी, बाला साहब ठाकरे जी के अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, 370 हटना चाहिए और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ये उनका सपना था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हमारी दो मांगे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग पूरे देश की तरफ से आगे आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, सभी लोग चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय
मोदी साहब ये भी काम जल्द से जल्द करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में और उसी तरह हमारे गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह के द्वारा 370 की निरस्त किया था। पूरा देश चाहता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। कल ही आए हुए निर्णय ने उसके ऊपर शिक्कामोर्तब किया और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से कभी भी चाहे कोई पार्टी चाहे तो भी वो वापस नहीं आ सकती है। इससे अखंड भारत का, हमारे देश का सपना पूरा हो सकेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ये भी हमारे भारत का हिस्सा होगा, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में एकीकृत हो गए हैं। परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों का लाभ जो देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी उपलब्ध होगा। अध्यक्ष जी, इस बदलाव से दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। लोगों का सशक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को हटाना, सदियों से भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए समता और निष्पक्षता लाना, जिन्हें अब व्यापक विकास के साथ साथ उनका हक मिल रहा है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदल है जो दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों को शांति और प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, 370 हटाने के बाद में वन अधिकार कानून वहां पर लागू हुआ है, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों को भी उसका लाभ वहां पे अभी मिलने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने हाल ही संसद में एक बिल पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। जिस तरह हमारे देश के सभी राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया, उसी तरह इस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर के महिलाओं को सही मायने में न्याय मिलने वाला है। जहाँ की महिलाएं कभी बाहर नहीं आया करती थी, उस जम्मू कश्मीर में भी अभी हमारी महिलाएं बाहर आके हमारे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होगी और जिससे इस राज्य का विकास में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बड़े पैमाने पे निवेश भी आ रहा है। अभी तक जब से 370 हटाया तब से मेरे ख्याल में 90,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जम्मू कश्मीर में आया है, जिससे हमारे वहाँ के जो युवा बेरोजगार जो पत्थर लेके लाल चौक में खड़े होते थे, अब उनके हाथ को काम मिला है और अपना परिवार बहुत अच्छी तरह चलाने का काम भी उनके द्वारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर इतिहास में सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति का गवाह बन रहा है। अनुच्छेद 370 और 35 ये निष्क्रिय होने वो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में उल्लेखनीय विकास कार्यों ने नई पीढ़ी के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे उद्यमिता से लेकर रोजगार सृजन की नई संभावनाएं उभर कर सामने आई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से औद्योगिक विकास में गति आएगी और गति के साथ में हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 370 हटाने के दौरान कहा गया था कि दूसरे देशों की कश्मीर को लेकर दी गई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी हटाई जाएगी, लेकिन आज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इजराइल समेत कई यूरोपीय देशों की नेगेटिव एडवाइजरी बनी हुई है। मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है। बस आखिरी पैरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में पंचों और सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में संचालन के साथ अब जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर
अपने शब्दों को विराम देता हूं। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 की धारा 14 में 14 कह जोड़ा जा रहा है और वहां विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल स्थानों निकटतम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और मेरा इसमें सुझाव होगा महोदय कि बिहार के तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी महिलाओं को आरक्षण मिले, जिस तरीके से वहाँ पंचायती राज व्यवस्था में 50% है, वहाँ भी 50% होना चाहिए। नौकरियों में बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो मेरा एक सुझाव है कि महिलाओं को नौकरी में भी जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका लाभ मिले, वहाँ भी 35% आरक्षण लागू हो नौकरी में। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में भी 35% आरक्षण है बिहार में। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पीएचडी, पीजी, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से बिहार में जिनका उम्र 60 साल हो गया है, पुरुष हो महिला हो, दोनों को वहाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। और यह पहले बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको मिलता था, यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए कि जिनका उम्र 60 साल हो जाए, पुरुष हो महिला हो, सबको पेंशन मिले, इसका भी उपाय होना चाहिए। सभापति महोदय, खास करके हम लोग बिहार से आते हैं तो बिहार की बात करते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी 370 का फैसला जो दिया है, वो पिछले चर्चा में भी हम लोग भाग लिए थे, उस समय भी बात रखे थे कि यहाँ चुनाव होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बहाल होगा। अब जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द समान स्थिति बहाल हो जाए और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार चुने। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकार के बहाल करना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, अधिक समय तक केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में शासन उचित नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की समस्या ज्यों का त्यों बनी है, आतंकी घटनाएं भी घट रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगा। मेरा मानना है कि सरकार के लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे वहां जनता को भी अपनी सरकार चुनने का मौका मिल सके। आशा है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में समान स्थिति बहाल करने में सफल होगी और वहां अगले वर्ष होने वाले देश के आम चुनाव के साथ साथ राज्य का भी चुनाव हो, यह मेरा प्रस्ताव है। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। Deliberate on these two bills. I would just like a clarification because the Business Advisory Committee has allotted 2 hours each for these two bills. That means it is 4 hours for these bills? For both bills. 2 बिल के लिए 4 घंटा जी। तो हमारे पास आज तो 1 घंटा फाइनली जैसा हाउस डिसाइड करे सर, ये बढ़ा भी सकता है, ये कम भी कर सकता है। ये तो हाउस की। ठीक है, thank you sir, thank you for clarification. The reservation has always played a greater role in empowerment of dispossessed or depressed section of our society, not only in India but throughout the world. The recognition of women empowerment has been a point of priority of government. Making the women financially strong has been going on for quite some time. And I remember and I recollect reading the books relating to the pre-independence period of the freedom struggle, when propagation of khadi was one of the major component of empowerment of women during the freedom struggle. During the freedom struggle also, women of India
fought against the British Empire peacefully under the leadership of Mahatma Gandhi. They fought step by step with the men folk. That is the main reason why, when the constitution was being framed, the women never demonstrated outside the parliament to have their voting rights. Rather, they were part of the Constituent Assembly and they participated from the very first election in 1952 through adult franchise, which did not happen in most of the so-called modern Western countries, even in United States or in United Kingdom. Therefore, I would say, but the first change that has come, which revolutionized giving political power to a greater or responsibility in a greater way, came in the 90s, when the Panchayati Raj institutions and the urban local bodies, reservation was provided to 33, 1/3. But before that, our late lamented leader, Mr. Biju Patnaik, had reserved seats in urban bodies and also in Panchayati Raj institutions for women for more than 1/3. And subsequently, during Navin Babu's time, during his regime and during last 24 years, this reservation has gone up to 50% before Bihar did it. Therefore, providing reservation for women in Jammu and Kashmir and Puducherry, two bills that have been moved in this house. The moot point is, with passing of these bills, small correction actually is being made that had occurred when the 106th amendment was passed in this house during the special session. But we have to wait for some more years till the next delimitation commission draws the constituencies. When we discuss about J&K, discussion about POK creeps in. This house has resolved earlier to retrieve every inch of the land that has been occupied by Pakistan, by our neighbors also, meaning China. But we should not forget, when we talk about POK, Gilgit and Baltistan are a different region altogether. When we talk about POK, most of the time we forget about Gilgit and Baltistan, which got annexed to Pakistan before Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession with India. So in that respect, when we talk of POK, we should also always talk of Gilgit and Baltistan, which was part of Jammu and Kashmir, and that is now occupied by Pakistan. I would just like to mention here, sir, history is witness to it, that when Constitution was in the making, consciously a decision was taken and 2 seats were left vacant for those areas. What we are doing, what we have done recently is providing reservation for those people who have migrated and those people who are ousted, but keeping Gilgit, Baltistan and Muzaffarabad and all those POK area, 2 seats were reserved for those area when it will come back to us. So this also should be borne in mind. What will happen will happen. Only 2 neighboring countries, the moot point here is, only 2 neighboring countries who have boundary dispute with us have criticized the Supreme Court order that came yesterday. Only 2 countries. This demonstrates our clout in the world. This demonstrates that Jammu and Kashmir has been recognized by the world community as an integral part of India. Sir, empowerment of women is in participative politics, has got an impetus through reservation of women in Panchayati Raj institutions and also in urban bodies. Odisha under Navin Babu, as I stated earlier, has provided 50% reservation in Panchayati Raj institutions and urban bodies. And next is, in 2019 election,
1/3 women candidates contested for parliament. And out of that, 5 lady members also got elected. Without waiting for reservation, Biju Janata Dal has already done it. Mission Shakti is doing actually wonders. Now the women group are providing not only employment, but strengthening the economy. This is happening in Odisha. Reservation for women has been there for more than 30 years. Since 92-93, if reservation is there throughout the country, already we are in the 30th year. That means already the second generation of women leaders have come. Keeping that in mind, it is necessary that instead of criticizing that what a woman will do if she is empowered, this is demonstrated here. And that's for I would say, providing reservation, which was not there in the previous amendment of 106th amendment that was passed in this house. Jammu and Kashmir deserves it. Their women folk also deserve it. So also the Union Territory of Puducherry. A question has always been discussed in the corridors that when you are not providing statehood to Jammu and Kashmir, what best can be given to the women when we have this reservation? Delhi is a union territory. It has an assembly. Puducherry is a union territory. It has an assembly. Similarly, when statehood will come, Jammu and Kashmir is a union territory and will have an assembly. In that, reservation will be there. I support this bill. Thank you. Shri Maluk Nagar ji. अध्यक्ष जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और कई लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आते मलूक नागर खड़ा होता है और गुजरों की बात करता है, तो उन लोगों को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक संरचना और जातीय संरचना जाननी पड़ेगी। मेरे जानने से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी लोग हैं और जो बगैर तनख्वाह लिए हुए और देश के लिए लड़ते हैं और मरते हैं, और वो पहले कभी पौराणिक समय में यहीं के जैसे गुजर हैं वही थे, और धर्म परिवर्तन के बाद वो गुजर मुसलमान हुए, और गुजर मुसलमानों में जो गाय भैंस बकरी, खास करके जो बकरियां रखते हैं पहाड़ पे, इसलिए उनको गुजर बकरवाल कहते हैं। और जब वहां की बात आएगी और हमारे देश की बात आएगी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा की बात आएगी और हमारे पिछड़े लोगों की और दलितों की बात आएगी, तो अध्यक्ष जी मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि कुमारी बहन मायावती जी पिछड़ों की और दलितों की हमेशा पक्षधर रही हैं, उनकी बात करती रही हैं। जो मैं अभी सदन में बैठा हूं, काफी देर से जो देख रहा हूं और सुन रहा हूं, अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अभी भी 370 की बात कर रहे हैं, कुछ की कुछ कमी निकाल रहे हैं। अरे भाई सीधा सीधा बताओ, मान लिया है, जूम कर लो कि कल को तुम्हारे हाथ में पावर आ जाए तो क्या 370 तुम दोबारा लगाओगे? है हिम्मत? अगर नहीं है तो फिर बगैर मतलब का विरोध क्यों कर रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? अगर वहां लोगों को हक मिला है, वहां गुजर बक्कर वालों को, गुजर मुसलमानों को हक मिला, 370 हटने के बाद उन्होंने मिठाइयां बांटी, और यहाँ के मुसलमानों को जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल एकदम अलग है। और वहां सांस घुट रहा था, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करा जा रहा था, और उनको आजादी मिली है और उनको जो रिजर्वेशन मिला, और अभी जो 10 सीटें 10 एमएलए बन करके आएंगे कश्मीर से गुजर मुसलमान, उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी की। ये अब से पहले कांग्रेस में वोट ले ली उनकी, शोषण होता रहा, दिया कुछ नहीं। हमारे मसूदी साहब बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 पीढ़ियों ने रिश्तेदारियां तो कर ली उनसे, और उनको देने के नाम पे कुछ नहीं। अगर आज मिल रहा है, अरे खुल के कहो, अच्छी बात है देश के लिए, अच्छी बात है गुजर मुसलमानों के लिए, अच्छी बात है गुजर बक्कर वालों के लिए। आज का जो बिल है अध्यक्ष जी, जो महिलाओं से संबंधित है, 2004 से और 2014 तक
कांग्रेस की सरकार रही, मैं कांग्रेसियों को जानता हूं, विधायक रहा हूं कांग्रेस में। एक समय में हम सगे 3 भाई आईसीसी मेंबर थे, बढ़िया जानता हूं, हमारे साथी बैठे हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। खूब आवाज उठी हमारी पार्टी ने, कुमारी बहन मायावती जी ने उस समय महिलाओं के लिए आरक्षण की बात रखी, पिछड़ों के लिए, और वो बिल पेंडिंग पड़ गया, कांग्रेस के कार्यकाल में पास नहीं हुआ। तो जब वो सरकार तो चली और वो बिल पास नहीं हुआ, तो कांग्रेस ये बताए साफ साफ कि उस समय जान के इन्होंने बिल पास नहीं कराया, या आज जब इनके नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेता आकर के पिछड़ों की बात करते हैं, तो उन्हें पहले जाकर के पीछे भी देखना चाहिए कि 2004 से 2014 के बीच में जो था वो क्या था। एक बात करते हैं आजकल जो अभी लग रही है, आज भी टेलीविजन में चली है, कि पूरी भारत सरकार में पिछड़े 3 लोग चला रहे, 3 लोग हैं बस पिछड़े। अरे सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम 28-30 साल लगते हैं। 28-30 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या उस समय पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन था? अगर था तो फिर उस समय की पैदावार हुई जो अब सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं वो कहां है? इसको भी मान्यवर अध्यक्ष जी, इसको भी सोचना पड़ेगा। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात को पूरी की तरफ करूंगा। बस जल्दी मत कर देना, आपका चेहरा देखते ही डर लगने लगा मेरा कटने वाला। भाषण आधा तो भूल जाता हूं अध्यक्ष जी जब आप सामने दिखते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां जो वहां के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पीढ़ी रिश्तेदारी कर ली, क्या कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आके, क्या कभी देश की संसद में आके वहां के गुजर मुसलमानों के, गुजर बक्कर वालों के बारे में क्या कभी इन्होंने संसद में कोई मांग रखी है? अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी बताएं, ये बात विरोध करने के बजाय। और आज अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं गुजरों के बारे में, गुजर बक्कर वालों के बारे में, तो दिक्कत होती है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें कहते हैं गए बीजेपी में, मिल गए बीजेपी से, डर रहे बीजेपी से, ईडी आ गई, इनकम टैक्स आ गई। अरे आज तक तो आई नहीं, कभी पता नहीं कब आएगी। हाँ, तुम्हारी सरकार के समय पे जरूर ऐसे अधिक संपत्ति के केस तुम लोगों ने लगाए थे। और पार्टी, अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूँ बस प्लीज, खत्म कर दीजिए तुरंत। हाँ, तो पहले जरूर लगे हैं इस तरह के केस। मायावती बहन, कुमारी मायावती किसी से डरती नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, कुमारी बहन मायावती हमेशा पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आगे आती रही है, और देश उनको सबसे पहले दिखता है, और देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। और जहां भी पिछड़ों की बात आती है, जहां भी दलितों की बात आती है, आगे हमेशा आगे बढ़ करके हमेशा पिछड़ों के लिए खड़े रहते हैं। तो ये करा इन्होंने कुछ नहीं, गलत भी इन्होंने करा, बदनाम भी यही कर रहे हैं, ईडी की बात भी यही फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है, और आज जब पिछले दिनों पिछड़ों की बात आई, तो खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं। मेरी पार्टी है 10 MP, खत्म कर रहा हूं बस। आज जब पिछड़ों की बात आ रही है, कहीं मुख्यमंत्री पिछड़े बन रहे हैं, कहीं दलित बन रहे हैं, तो एक बढ़िया सी लहर जारी है। तो आज तो मजबूरी है अब सबकी, पिछड़ों की बात करनी ही पड़ेगी, और इनका हक भी बैठता है। और इनको जो पिछले दिनों 68-70 साल में नहीं मिला, इनका हक मिलना चाहिए। एक बात कह के मैं अपनी समापन करूंगा अध्यक्ष जी। एक मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो बगैर तनख्वाह के लोग लड़ाइयां लड़ते हैं उग्रवादियों से भी और वहां की फौज से भी, तो उनके लिए और उनके लेडीज के लिए, उनकी लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से नजदीकी एरिया पे उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उनके लिए कॉलेज बनाया जाए, और एक SEZ बनाया जाए जहां वहां लोगों को रोजगार और लोगों को नौकरियां मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this bill. I would like to take this opportunity to congratulate the government on bringing the Jammu Kashmir reorganization and the Puducherry bill, which is long overdue. I would like to quote the Honorable B.R. Ambedkar ji. And the quote says, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved," is something he said way back in 1927. And I think this is a very good step forward, and the entire House is clearly supporting this very progressive bill. Sir, I come fortunately from a state very women over the last 1 century have really contributed to my state, Maharashtra's growth and India's growth.
starting from Jizau Mata to Ahilyabai Holkar to Savitribai Phule. Then the tall leaders of India like Sarojini Naidu, Aruna Asif Ali, Anandi Gopal Joshi, Sucheta Kriplani, Muthu Lakshmi Reddy, Ahilya Ragnekar was a great one of the finest MLAs Maharashtra has had. And I was lucky enough to be part of the history that will be written about this country, where the first president of India, Pratibha Patil, then the first women speaker, Meera Kumar, and Indira ji as the first Prime Minister. Fortunately, sir, you and me have the opportunity to see Pratibha Patil ji and Meera Kumari ji. So we were both lucky enough to be a part of that history. Indira ji was the first Prime Minister of. So I think we are generally a very progressive country which has given a lot of respect to women, and they have been in decision making. Sorry? Present president also is over, Draupadi Murmu ji. So I think in the sense of the house is that in the growth story of India, women are equal partners in the growth story. And I think the government of today is recognizing them. So I would compliment them for what they are bringing in today. So it's a happy moment that we are complimenting each other. Mahal thoda acha ho raha hai. But there are a couple of questions I would like to raise, because after the debate which we had last week, a lot has been said about history. I'm not judging anybody. Let only history judge what has happened. The ship has sailed now. So let history will judge whether it was a right decision, not decision, whatever. 5-10 साल में हम पलट के देखेंगे तो पता चलेगा सही रहा कि गलत. So I'm not getting into the merits of this right now. But I have few pointed questions to ask the Honorable Ministry. That the Honorable Supreme Court very categorically said that the statehood, I would like to quote the Honorable Chief Justice of India in yesterday's reading, that he said, that the CJ's ruling was allow the security concerns in the territory, direct elections to the Legislative Assembly, which is one of the paramount features of the representative democracy in India, cannot be put on hold unless statehood is restored. So what is, and the second part of his ruling was that elections must be held in the next 11 months. So what is the plan with dates? Because last time the Honorable Home Minister, to a reply to Professor Saugata Roy, said कि मैं भाषण में अंत में आपको तारीख बता दूंगा. So we haven't heard that date. So this is just a concern that by when will there be statehood restored is my first pointed question. And second, when will you hold fair elections in Jammu Kashmir, which is really critical for the situation because we live in a democracy. The other question I would like to raise just to this house out of my academic interest is reservation and delimitation and the caste census. Sir, we in this August House unanimously passed the Mahila Arakshan Bill. जब महिला आरक्षण बिल था तो हमें लगा कि 2024 में आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला शायद 29 में आएगा, 34 में आएगा, पता नहीं. There's no date given to it, and unless we have the caste census delimitation, we will not have the महिला आरक्षण बिल. होगा ही नहीं इस देश में. तो अगर and the question in the bill is written, आप points are देखेंगे तो उसमें लिखा है कि the rotation, it's in 14B, it is written over there. Point number 3, that the rotation of seats reserved for women in the Legislative Assembly will be determined after the delimitation as Parliament may by law determine. So if Parliament is going to decide that, even about rotation, how will we have clarity on this is only, I'm not mistrusting the government's intention, but we need to have clarity of when will you take this decision of rotation, because it is dependent on the Parliament laws, which we have no clarity on. So kab hoga pata nahi. The other question I would like to ask this government is a very good point yesterday made also in the ruling yesterday, sir, that Justice Kaul talked about Truth and Conciliation Commission. A lot has been said in this government. The Truth and Conciliation Commission is going to be very, very critical for us to hold fair elections. So what is the commitment you're giving to this nation for the Truth and Conciliation Commission? Because we don't want to go back to what happened in Jammu Kashmir. The whole intention of what you are saying of the government to have a very peaceful and a progressive Jammu Kashmir in the future. So I think it's a very good suggestion that has come yesterday about the Truth and Reconciliation Commission. So I hope you are going to do something about it. Now, there are two small concerns which come across because a lot has been said about yesterday's order further. There is one small clarification which I'm asking. There's an Article 3 in which a lot of confusion has been in. So if the government can put it to rest, because it's come a lot in the media, that अगर एक राज्य के लिए आपने प्रेसिडेंट्स रूल करवाया, उसके बाद आपने एक निर्णय यहाँ से लिया, उसके बाद आप कोर्ट में गए,
and that government, that state has been split, UTs have been made, whatever decision you think, right or wrong, history will judge it. But the way it has been done, can this be same model be applied to other states, or it cannot be? Because otherwise, whoever has supreme power in Delhi, आज यहाँ बैठे, कल हम बैठ सकते हैं. So I think we must have good precedents which will take care of India's freedom movement and its democracy for the next, not a decade, but a century. I think the whole thing about our constitution is the finest constitution. So Article 3, if you could kindly clarify to the nation, because a lot of newspapers today have shown concern about it, which is my concern as a citizen as well. Thank you. But sir, last one small point I'd like to just raise is this, that Jugal Kishore ji talked a lot about the investments in Jammu Kashmir, which is welcome. I'm sure tourism has gone up, but electricity, many things I spoke even the last time. But the government is saying that 84,544 crores of investment has come into the state. Well, the ground reality is only 2,518 has come. So these are all alarming issues. So I think we can't, it's too early to celebrate as yet. So I would just like this honorable government, there is nothing to celebrate as yet, because we really need to, all of us, put our energies together to make sure Kashmir reaches where it deserves to be. Sir, only concern is that we should not undetermine the federalism, and democratic processes always must be respected. So I just humbly request this government that please go by the constitution, make sure democracy prevails, and whatever justice has come, we support you completely in this progressive decision you have taken. Please be progressive and fair and democratic in every decision that you take. Thank you, sir. जी प्लीज. माननीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने के लिए जो विधेयक आया, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ. सबसे पहली बात, महिलाओं के बारे में इस देश में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान करते थे, संविधान के निर्माताओं में उन्होंने कहा था शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्तर सब जब ऊंचा होगा तब देश आगे बढ़ेगा. महिलाओं के बारे में शिक्षा के दरवाजे महात्मा फुले उन्होंने खोले, और महात्मा फुले जी के उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण, जनसंख्या में भी देखेंगे तो 50% महिलाएं हैं. नीचे सारी संस्थाओं में हमने महापालिका से, महानगर निगम से लेकर जिला परिषद तक सारा आरक्षण लाया. अब कश्मीर के लिए ये ऐसा एक राज्य था सर कि जहां 2 महिलाएं नॉमिनेट होती थी. 2008 और 2014 के चुनाव में 30 आरक्षित जगह थी, उसमें से 2 महिला चुनकर आई. 2014 में 64 बढ़ी तो 64 में भी फिर 3 आई चुनकर, तो घटता गया प्रमाण. ये घटता गया प्रमाण. इसके कारण आज जो सरकार ने ये विधेयक लाया, उसका स्वागत करता हूं कि ये बराबर उसके विरोध में जाएगा और महिलाओं को न्याय दिलाएगा. अब रही बात जो चीजें हमने इसके पहले भी देखी, मैं एक सुधार इसमें चाहता हूं सर. इस विधेयक में जो 14 क और धारा 2 में लिखा हुआ है, धारा 14 की उपधारा 7 के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम 1/3 स्थान जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या लिखा, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और लिखा, नीचे बराबर लिखा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. यहाँ तो उसने और लिखा है, वो और निकालना चाहिए सर. यू हैव टू राइट और उसके और भी एक आगे सुझाव देना चाहता हूँ, उसमें ओबीसी भी होना चाहिए. तो ये अगर आरक्षण इस तरह से रहेगा तो समाधान मिलेगा. मैं पहली बात और एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे स्वच्छता का किसी ने जिक्र किया, उसके लिए मैं इतना ही बताऊं. 1995 में हमारी गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त हमारे मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री थे. तब हमने उस वक्त संत गाडगे महाराज के नाम से एक स्वच्छता अभियान चलाया और घर घर में टॉयलेट बनने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया था. उतना ही मैं आज आपके ध्यान में लाने दो. उन्होंने कहा उसके लिए थोड़ा सा अधिक जानकारी दे रहा हूँ. अब रही बात, इतना सब करने के बाद में कल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा निर्णय दिया, 370 धारा को समर्थन किया. उससे आपके इस बिल को
बहुत ज्यादा शक्ति मिली अभी, नहीं तो उसके ऊपर भी फिर दोबारा बहस हो जाती थी। तो ये शक्ति तो मिल गई है। अब रही बात कि इतना आरक्षण देने के बाद सच पूछो तो क्या चाहिए? चाहिए ये कि हम पिछले 4 सालों में 6 सालों में चुनाव नहीं ले पाए, ये पहली बात है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कल अपनों को कि चुनाव ले लो, और सितंबर 2024 के पहले वहां सरकार का गठन। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्यों, ठीक है उन्होंने एक अंतिम तारीख दे दी, वह अंतिम महीना कह दिया, उसके लिए हम क्यों इंतजार करें? हम जल्दी से जल्दी चुनाव करें और चुनाव करके ये आरक्षण लाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। 24 सीटों में भी हमने आरक्षण दिया हुआ है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें भी हमें आरक्षण की आवश्यकता लगेगी। और दूसरी बात, आज तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद वो खत्म नहीं हो रहा है, उसका कंसर्न है, उससे मैं थोड़ा सा व्यतीत हूँ। खास करके हम पुनर्वसित हमारे हिंदुओं का या पंडितों का पुनर्वसन नहीं कर पाए। कल के चुनाव में हमने वो रख दिया कि 2 पंडितों के लिए हम नॉमिनेटेड सीट देंगे। इसका मतलब उस नॉमिनेशन पे नहीं रहना चाहिए। हम चाहते कि वो आए, वहां लड़ाई चुनाव में खड़े रहे और वापस चुनकर भी आए, ताकि उसके भी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए उनका एक सही मायने में उनका प्रतिनिधि उस विधानसभा में होगा, जाकर वो उनकी समस्या का निराकरण करे। ये मेरी खास करके विनती है कि उसमें पंडितों का पुनर्वसन जल्द से जल्द हो। जो काम सरकार कर सकती है उसके लिए मैं खास करके शुभकामना देता हूँ। अगर वो हो गया तो इस बिल का समर्थन, उसकी ताकत और बढ़ेगी, इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे आपने अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। गुरजीत सिंह औजला जी। थैंक यू स्पीकर सर। सर आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल में बोलने का मौका दिया, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है, उसके अगेंस्ट जो बिल आया है, जो पास हुआ है, तब से लोगों का वहां जो रहना है, जो सरकार बता रही है कि बहुत अच्छा है, बहुत शांति से चल रहा है, लेकिन जो चुनाव नहीं हुआ 6 साल तक, वो वहां के हालात को बयान करता है। क्योंकि सर मैं उसको समझ सकता हूं, क्योंकि पंजाब के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि पंजाब ने भी आतंकवाद झेला है और जम्मू कश्मीर के भी वही हालात है कश्मीर के, और पंजाब का पुराना रिश्ता है कश्मीर के साथ। तो वहां जो हालात है आतंकवाद के, जब आतंकवादी आते हैं, जहां चले जाते हैं, उसके बाद फोर्सेज आती है, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो घर की माँ को, बेटी को, बहुओं को होती है। तो ये जो हालात हैं वहां के 6 साल में आपने फोर्स लगा के जो भी हुआ है, अब शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है, जो मंत्री जी बता रहे हैं, तो हम मान सकते हैं। लेकिन सर जब इलेक्शन होगी तब आपको पता चलेगा, जब लोकतंत्र बहाल करेंगे आप। कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया चीफ जस्टिस का कि सितंबर 2024 तक आप इलेक्शन करवाइए, क्योंकि जो रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, फैक्टर ड्यूरेशन एंड रोटेशन, सर ये तब हो पाएंगे जब इलेक्शन होगी। जो आपकी बात है ये 2026 के बाद होगी, क्योंकि डिलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं हो सकती, सेंसस होना है, उसके बाद होना है। तो इलेक्शन की तो डेट जो है वो 2024 आ रही। तो हमारा मानना है कि यदि उनको रिजर्वेशन देनी है तो आपको पहले भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो अब कानून पास कर रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हमें पहले ही हमारी बानी में शिक्षा दे रखी है, सो को मंद आखिए जित जमे राजान। और गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, उनकी पत्नी माता गुजर कौर जी की मैं एक कविता आपको सिर्फ बयान करना चाहता हूँ, जिसमें सारा इतिहास जो रिजर्वेशन का है, जो पीड़ा सहन होती है, उसका उसी में है। संगते नहीं मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह की मां गुजरी, मैं गोबिंद सिंह की मां गुजर बोलती, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संगते नहीं मेरा ना गुजरी। जो गुजर जाता है, जो समय बीत जाता है, जो जिसकी मौत हो जाती है, वो हम गुजर जाना कहते हैं। मेरा 9 साल का पुत्र सी जब पति धर्म ਲਈ लड़न गया, गुरु तेग बहादुर जब औरंगजेब का राज था, उसके लिए लड़ाई लड़ने गए, वो दिल्ली शहर ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸੀ, हिंद धर्म की रक्षा करन गया, जब तकिया शीस इन आखियां ने, एक बारी मैं उस थां गुजरी। जब उनका शीस धड़ से लागू हुआ, शीसगंज गुरुद्वारा और काबगंज गुरुद्वारा जहां उनका संस्कार हुआ, बोले मैं उस समय भी गुजर गई। फिर बोले
मेरे ਵੱਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ वो प्यासे लड़ते शहीद हुए 2 बूंदा पानी ना दित्तियां वो इतनी प्यास में भी लड़ते शहीद हो गए चमकौर की गली में लेकिन पानी तक भी नसीब नहीं हुआ जो कदे ना मुड़ के आनी सी वो घर विचों ऐसी छां गुजरी कि वो ऐसा परछावां था जो बच्चे घर से चले गए वो दोबारा नहीं आने तब भी मैं गुजर गई फिर वो कहते हैं जब अभी शहीदों का फतेहगढ़ साहब में मनाया जा रहा है इस समय उनको शहीद किया गया था मैं ठंडे बुर्ज विच पोतियां नूं सारी रात समझाउंदी रही बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी कदे जुल्म अगे झुकियो ना जब औरंगजेब का जुल्म था उन्होंने बोला कभी जुल्म अगे झुकियो ना मैं इहो सबक सिखाउंदी रही जब पता सी इन्हां नूं सवेरे उन्होंने चिण देना है उन्होंने शहीद कर देना है दादी कह रही अपने पोतियां नूं भी झुकना नहीं जब पोते मेरे शहीद होए मैं अपने आप तां गुजरी मैं तब गुजरी जब मेरे पोते भी शहीद हो गए सर मैं कहना चाहता हूं ये जो रिजर्वेशन के नाम पे हम बिल लेके आते हैं सब कुछ करते हैं इतिहास फरोलेंगे तो माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है पत्नी का दर्जा बहुत ऊंचा है बेटी का दर्जा बहुत है लेकिन ये कहने की बात है बिल आ जाते हैं कई बार ऐसे इंसिडेंट भी देश में होते हैं कि हम औरत को न्याय नहीं देते जैसे जहां हमारी पहलवान बेटियां कितना देर तड़पती रही उनके ऊपर अत्याचार भी हुआ हमने क्या किया सर जहां बिल लेके आते हो अच्छी बात है रिजर्वेशन बिल लाओ लेकिन उसके साथ साथ जो लोग जो बच्चे हैं इनका हकीकत में भी इनको आपका छाया मिलना चाहिए आपकी हिम्मत और आपका आरक्षण होना चाहिए सर हमें बॉर्डर एरिया है एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए डेली ड्रोन्स आ रहे हैं मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं जब कोई लड़का पकड़ा जाता है आतंकवादी तौर पर सर किसी को मार देता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को उसकी बहन को उसकी पत्नी को होता है तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी जो ड्रोन आ रहे हैं जो ड्रग्स आ रहे हैं जो वो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है उसने तो सब कुछ सर करना है 1 मिनट सर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जमीन की हकीकत से जो जुड़ी हुई चीज है उसको भी हमें समझना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान है वो तो सब कुछ करेगा अब पीओके को हम कहते हैं कि अपने साथ मिलाना है नहीं मिलाना कब मिलेगा वो अलग बात है लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना चाहिए ताकि जो आरक्षण बिल आप लेके आ रहे हो वो माँ बहन को उनका घर भी तो सुरक्षित होना चाहिए जम्मू कश्मीर स्किल डेवलप्ड एरिया सर 1 मिनट वहाँ गलीचे का काम है शॉल का काम है सारी बहू बेटियां वहां काम करती हैं तो ये भी आप सोचिए उनको कैसे आरक्षण देना उनकी कैसे सुरक्षित करना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ हम इसकी सपोर्ट करते हैं श्री हसनैन मसूदी साहब जनाब द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने की इजाजत देने पर आपका बहुत शुक्रिया बनाना ये अमल तो हमारी जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल फिलॉसफी का रोज अव्वल से ही एक हिस्सा रहा है जब जम्मू कश्मीर बाबा कौम की रहनुमाई में शख्सी राज के खिलाफ जब मसरूफ था तो 1944 में हमने एक मंशूर बनाया जिसे नया कश्मीर का मंशूर बनाते हैं जिसमें हमने ये कल्पना की कि जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए एक अलग चैप्टर हो बाकी जो हुकूक के हवाले से और बाकी कैसा तर्ज सियासत का क्या तर्ज होगा तो उसके बारे में बात हुई तो जनाब इस पस मंज़र में जनाब ये कोई नई बात नहीं है जो ये बिल लाया जा रहा है और खवातीन के बारे में 33% रिजर्वेशन का जो एक प्रोविजन है जनाब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि खवातीन को बाख्तियार बनाया जाए और ज़िंदगी के हर शोबे में खवातीन की बराबरी हो खवातीन की तालीम या तालीमी नुस्वा पर नया कश्मीर का फोकस है जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जिसमें असेंबली में अगर खवातीन की नुमाइंदगी न हो तो हमारे आइन के तहत 2 खवातीन को वहाँ नॉमिनेट करने का प्रोविजन था बाकी देश में कहीं नहीं था क्योंकि हमारा ही आइन था और वो आइन भी जो हमें यकीन दहायत दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी उसी के तहत बना जैसे कि आप जानते हैं जनाब जम्मू कश्मीर ही वाहिद रियासत थी जहाँ पर 33% पंचायत में खवातीन के लिए मखसूस की गई तो कोई आज ये 5 अगस्त का 2019 को जब ये नया एक सिलसिला शुरू होगा तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई वहाँ कुछ नहीं था
तो जनाब जम्मू कश्मीर ही वो रियासत है जहां पर हमारे मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें वो खवातीन के लिए जो हमारे उनके लिए मखसूस है। ये सारी सारी अगर कोई मिसाल दे सके, मुझे नहीं लगता है कहीं पर ऐसा 50% रिजर्वेशन जो हमारी कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए है। तो जनाब इस सारे पस मंजर में तो जनाब जहां तक इस बिल के कंटेंट का सवाल है तो हमारा कोई उसूल नहीं है, हम इसके साथ हैं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ जैसे कि मैंने कहा रोज़ अव्वल से ही है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, एम्पावर करना। तो जनाब इस पस मंज़र में लेकिन एक एतराज़ पैदा हो, आप क्यों ये पीस मील लेजिस्लेशन लाते हैं? अगर आपने यहाँ पर ये वादाबंद आप हुए, आपने यहाँ पर बड़े ही साफ अल्फाज में 5 साल पहले ये वादा दिया कि ये जो अबूरी मामला है स्टेट को विभाजन करने का, हम वचनबद्ध है, हमारा ये आपके साथ वादा है कि ये स्टेट रेस्टोर हो जाएगी। तो कानून जो आने वाला था, जो आना चाहिए वो स्टेट के हवाले से होना चाहिए। तो ये क्यों आप पीसमील में यूटी के हवाले से ही कवानीन ला रहे हैं? एक तो आपका देखिए ये तो सत्य है और आप कहते हैं कि उस सत्य की वही विजय होगी। अगर आपने यहाँ कहा तो आपकी उससे इनहराफ। तो जनाब पहला मेरा ये एतराज़ है। दूसरी बात जनाब ये है कि कल ही फैसला आ गया, तो जो फैसला आ गया हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि परंपरा नहीं है, नॉर्म नहीं कि हम यहाँ पर तबसरा करेंगे। जहाँ पर हमें तबसरा करना होगा वहाँ पर हम तबसरा करेंगे और जो भी हमें इख्तियार करना होगा रास्ता, उस पर हम उस जजमेंट का तबसरा करेंगे जो कल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि भाई स्टेट रेस्टोर कीजिए। क्या जरूरत है आप सुप्रीम कोर्ट को आपने मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक आपको डायरेक्शन देता। अब अगर कल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम इतना तबसरा कर सकते हैं, हम मायूसी हुई, सारे जम्मू कश्मीर को मायूसी हुई उस फैसले से, वो अलग बात है, हम विस्तार से हम वजाहत के साथ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या वजह है आप अनदेखी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? फिर एक मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर रहा था, अब जनाब एक पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात है। अरे कल ही एक बात आ गई, आपको कहा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की, जो अलग बात है कि हमारी नज़र में क्या है और तबसरा में नहीं करूँगा। लेकिन बात ये है कि अगर कल ही ये बात कही कि तो आज आप ये क्या और यार दिल वाली जो आप यूटी के बारे में है, तो जनाब पहली ये बात है कि ये आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है। क्यों वजह है कि उस इलेक्शन को जो आपने वादा किया था इलेक्शन होगा, ये क्या वजह है कि 1.5 करोड़ लोगों को बगैर एक नुमाइंदा असेंबली के रखा गया? जब आप सारे मुल्क की जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो क्या वजह है कि 1.5 करोड़ लोग पिछले 10 साल से अब 6 साल से बगैर नुमाइंदा एक असेंबली के हैं, मुंतखब सरकार के हैं? आपने जम्मू कश्मीर को हवाले किया है अफसरशाही के, 10 अफसर या 4 अफसर चला रहे। तो जनाब आज आप देखिए उस अफसरशाही का नताइज क्या है। अगर अफसरशाही सही थे तो जनाब अगर अफसरशाही सही तर्ज निज़ाम है तो सारे मुल्क में क्यों है? तो जनाब जो हमने जैसे कि कल, अब अगर नॉर्मल सी सब ठीक है तो क्या वजह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना है आप 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को नजरबंद करते हैं? तो नहीं, जब ये नहीं चले जम्मू कश्मीर का मामला तो बात यह है, ये देखिए जनाब जब मुझे बात कर एक मिनट मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। ये तो जनाब मैं मौजूद नहीं था जनाब, ये तो अरेस्ट नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक अब जनाब सुरक्षा भी चाहिए तो वह भी देंगे। उसके बाद बार बार करने का मतलब नहीं, इसको बिल्कुल स्पष्ट कराया जा रहा है। जी आप जनाब मिनिस्टर साहब ठीक है, आप एक नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने जी टूरिस्ट आ गए। जब मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में है ना, अभी तो मैंने शुरुआत की, जब आप कह रहे हैं कि नॉर्मल सी बात है, आप कहते हैं टूरिज्म की बात है, आप कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है। अगर आप लेकिन ये हाफ ट्रुथ्स हैं एंड यू नो दैट हाफ ट्रुथ्स कैन बी डेंजरस देन अनट्रुथ्स। बात ये आप ये नहीं कह रहे कि आपने कितने नौजवान अभी भी पब्लिक सेफ्टी में जम्मू कश्मीर से बाहर आगरा में, अम्बेडकर नगर, बाकी जगह पर मुकैद है, नजरबंद है, और नया एक सिलसिला शुरू हुआ। प्लीज एक सेकंड, एक मिनट बैठिए। देखिए जम्मू कश्मीर काफी डिस्कस हो चुका है, जज साहब प्लीज। हुसैन साहब, जम्मू कश्मीर पर पूरा डिस्कशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। नाउ प्लीज जो बिल है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, उसके ऊपर ही बोलिए। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी डिस्कस्ड एट लार्ज। जी
यही को जब फंडामेंटल कानून है कि अगर बात नहीं करने देंगे तो ना करने दीजिए, फिर बात ही नहीं करेंगे, फिर क्या वजह है हाउस में खड़े होने का? आप रिप्लाई में कर लीजिएगा आप नहीं जनाब, प्लीज। नहीं जनाब, आप भी आप हमारे स्टेट होम मिनिस्टर है, ये स्टेट मिनिस्टर होम है, ये अदालत लेकर रखिए। तो जनाब आपने भी उसमें भाग लिया बहस में, चर्चा में, नई बात सब विषय बोल दिए आपने। नई बात ये है कि आप जनाब ये मालूम है कि अंडर ट्रायल्स है। नो नो जनाब अंडर ट्रायल नो तो जनाब भी ट्रायल नहीं होती। अब जनाब जहाँ पर नॉर्मल सी बात करें जनाब, इस वक्त श्रीमती जसकौर मीणा जी, नहीं इस वक्त नहीं जनाब, प्लीज यू हैव टेकन मच टाइम। जनाब इस बात ये है कि आप इलेक्शन कराने से क्यों कतराते? हम क्यों माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं के आरक्षण से संबंधित 2-3 मिनट में अपनी बात रखें जी। जो एक महत्वपूर्ण बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा विधेयक संशोधन 2023 पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं। लेकिन साथ ही जो पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से इस बिल के संदर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहिए था, अपने अपने स्वार्थ में वक्तव्य दे रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के साथ साथ महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था पर बात करनी चाहिए थी। नो हो गया उस पर उन्होंने नहीं की। साहब प्लीज नो। मैं आपके माध्यम से अब आप सुनिए, आपके माध्यम से माननीय एमपी साहब को भी इशारा करना चाहूंगी कि अरे जाके पावन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। इन्होंने जम्मू कश्मीर का दोहन किया, जम्मू कश्मीर को की जनता के साथ अन्याय किया। उसका हमारी भारत की सरकार, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और 35A नहीं हटाई होती तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं के आरक्षण की कोई बात भी नहीं करता। और जिस तरह से हमारी अनुसूचित जाति की बहनों को, अनुसूचित जनजाति की बहनों को, सामान्य बहनों को जिस तरह से दुर्व्यवहार होता था। देखिए मुसोई साहब, देखिए नो सुनिए, पार्लियामेंट ने अपना डिसीजन दे दिया। नहीं प्लीज, एंडलेस कोई बातचीत नहीं हो सकती। कृपया करके सुनिए मेरी बात, अंतहीन बात नहीं हो सकती। पार्लियामेंट हैज गिवन इट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट हैज इंडोर्स्ड दैट, बात खत्म हो गई। नाउ प्लीज सिट डाउन। मीणा जी बात पूरी कीजिए। ये एक वरिष्ठ वकील होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी अपनी बातें इस सदन में, इस सम्माननीय सदन में कह रहे हैं, ये जनता विश्वास नहीं करेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि धारा 370 ना हटता, 35A ना हटता तो जम्मू कश्मीर की बहनें यदि दूसरे स्टेट में विवाह में करके चली जाती, उनको जिस तरह से मक्खी की तरह निकाल कर ये फेंकते थे, वो अधिकार अब उनको मिला है। और इस विधेयक के माध्यम से जिस तरह से मैं कहूंगी कि 14A के अंतर्गत, 14K के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य संघ में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। धारा 14 की उपधारा 7 के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथासार 1/3 स्थान जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र में हमारी विधान परिषद में महिलाओं को मिलेगा, विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा। ये दर्द है इनका कि महिलाओं को ये क्यों मिला। नॉमिनेशन करके केवल हाथ की कठपुतली बनाकर डिसीजन मेकर में साथ ना लेना, ये इनकी फितरत रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आज जो ये बिल हम बहस के लिए यहाँ चर्चा में लाए हैं, इसके संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि पहले जनगणना और सुसंगत आंकड़ों के, जनगणना के सुसंगत आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे, तत्पश्चात इस परियोजना के लिए परिसीमन का कार्य चालू होगा और उसके उपरांत जम्मू कश्मीर में ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आज जो नियत है इनकी, हमारी जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हुकूमत की,
उनकी नियत थी कि वो कभी भी समानता नहीं लाना चाहती। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि मिटे विषम समरसता लय हो, मिटे विषम समरसता लय हो, अरमानों के नए क्षितिज पर भेदभाव का द्वंद्व विलय हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की बहनों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए धारा 370 हटने के बाद इस बिल में जो पुनर्गठन की व्यवस्था होगी, आरक्षण की व्यवस्था होगी, उसके सामने ये कहते हैं कि नहीं समझता, प्लीज बैठ जाइए। नवसकनी जी, प्लीज डोंट इंसिस्ट, इट कांट बी परमिटेड नाउ। ओके, बहुत डिस्कस हो गया। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी वेल, प्लीज। नवसकनी साहब बोलिए। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. 2-3 minutes only. ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு இரண்டாவது சட்ட திருத்த மசோதா 2023 பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஜம்மு காஷ்மீர் பெண்களுடைய 33% இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடிய இந்த மசோதாவை வரவேற்கின்றேன். அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிலே 1/3 பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின பெண்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடிய இந்த மசோதாவை வரவேற்கின்றேன். இதில் வாதிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், இதை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக பாராளுமன்றம் இருப்பதை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். என்று சொன்னால் இது மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரானது. அங்கு தேர்தலை நடத்திவிட்டு அந்த மாநில சட்டசபை தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே இது போன்ற மசோதாக்களை இங்கே விவாதித்து நிறைவேற்றினால் சரியானதாக இருக்கும். அந்த மாநில மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவருடைய விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலே உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டசபையிலே நிறைவேற்றப்படாமல் அந்த மாநில மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் மிக குறைவாக இருக்கக்கூடிய இந்த அவையிலே இந்த சட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுவது துரதிருஷ்டவசமானது. ஏன்னு சொன்னால் அங்கே தேர்தலை நேற்று கூட உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு ஆர்டிகல் 370 ரத்தை உறுதி செய்யக்கூடிய தீர்ப்பாக இருந்ததை தவிர நீதிபதிகள் எழுப்பிய மிக முக்கியமான கேள்வி எப்போது அங்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் தேர்தல் நடைபெறும் என்பதும் எப்போது பறிக்கப்பட்ட அந்த மாநில அந்தஸ்து திரும்ப அங்கே அந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்றுதான். அப்படி அந்த மாநிலத்திலே விரைவாக தேர்தல் நடத்தி அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அதுபோல இந்த சட்டங்களை நிறைவேற்றணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒன்றிய பாஜகவுக்கு அங்கே ஒரு சரியான களம் இல்லை என்பதால் தேர்தலை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 4 ஆண்டுகளாக அங்கே தேர்தல் நடத்தவில்லை என்றுதான் நாங்கள் சொல்கின்றோம். அங்கே ஒருபோதும் இவர்களுக்கான களம் அமையாது. இது போன்ற மசோதாக்களை சட்டங்களை எல்லாம் இயற்றி அங்கே அவர்களை ஏமாற்றினாலும் இது போன்ற அவர்களுக்கான களத்தை அங்கே அமைக்க முடியாது என்று சொன்னால் உச்சநீதிமன்ற தேர்தல் நடத்துவதற்கான அந்த கால கெடுவை 2024 செப்டம்பர் வரை நியமிச்சு. प्रेमचंद्र साहब, thank you very much, Mr. Chairman, sir. I rise to support the 2 bills. One is regarding reservation to Jammu Kashmir Legislative Assembly, and another one is Puducherry Legislative Assembly to the women 1/3 of the reservation. I fully support the bill. Sir, I would like to seek the clarification from the Honorable Minister, because this House has passed the 106th Amendment Act of 2023 to pave way for the reservation of 1/3 of the total number of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of every state, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. I would like to know from the Honorable Minister, when we have passed this bill, at the same time, why don't we incorporate Union Territory of Jammu Kashmir and Union Territory of Puducherry in the same bill? Because it is absolutely within the purview of the 106th bill. This is a multiplicity of the legislations is not good for a healthy parliamentary democracy. Because Union Territory of Delhi, you have incorporated in the original bill, and that is amended and that is passed and act has come into force. But instead of making or incorporating the same thing, that is Jammu Kashmir State Legislative Assembly, as well as Puducherry Legislative Assembly, now separate bills have been piloted. I would like to know what the reason by which it is being brought as a separate bill, these 2 bills. And then, so multiplicity of legislation has to be avoided. That is a point which I would like to make as the first one. And the second one is regarding the Supreme Court judgment. Sir, yesterday the Supreme Court 5-member bench judgment, you see the judgment, if you go through, at the time on 5th of August 2019, I still remember that we have raised a strong objection
to the presidential constitutional order. That presidential constitutional order by which amending Article 367 and new clause is incorporated, by which the president has issued a proclamation or issued a constitutional order on morning 8 a.m. on 5th of August 2019. What is the constitutional order? The constitutional order says that the Jammu Kashmir Constitutional Assembly is being replaced by the Legislative Assembly of the Jammu Kashmir. I strongly objected to it. That presidential constitutional order. Now Supreme Court has endorsed it. No. It has struck down. That's why I'm saying. The Supreme Court is in line with the opposition. Because the president has exceeded the rights. President has exceeded the power. That is the point which I would like to highlight. I will come to it. Very academic question, sir, you have raised. But again, Premchandran sir, everything regarding Jammu Kashmir, regarding 370 has been discussed yesterday and day after before. I think now it is, please come to the bill on. Chairman, sir, kindly see the academic interest. See, 367, the President of India, by way of the constitutional order, the president has amended the Article 367. A new clause is incorporated. The clause says, Constituent Assembly of the Jammu Kashmir means the Legislative Assembly of the Jammu Kashmir. And thereby the Parliament has passed the law. The Honorable Supreme Court yesterday has said that you cannot go by indirect way, by which. So that has been struck down. I will read the judgment also. That is, sir, kindly see that why the Supreme Court upheld the Sanders decision scrapping Jammu Kashmir special status under Article 370 is struck down the constitutional application to Jammu and Kashmir Order 272, by which Article 367 was amended and a new clause inserted to replace Constituent Assembly of the state with the Legislative Assembly. So that has been struck down. What I am saying is, at the time when the matter was raised before the House, the government was not conceding to the fact that it ultraviolates the Constitution, but the Supreme Court, five-member bench Supreme Court has upheld the view of the opposition that this is violative of the Constitution, that has not been taken into consideration. But at the same time, the Honorable Supreme Court has said that by virtue of Article 373, the President has ample power to amend and to abrogate this Article 317. That is the point which I would like to clarify. And sir, coming to another issue is that we are. Please, अभी 6 बज रहे हैं. इस विधेयक पर निर्णय होने तक समय को बढ़ाते हैं. Yes, sir. सहमति हो सदन की तो जी. Thank you very much, sir. Sir, the second point is regarding most of the members have already stated. Sir, last week also we have discussed about the statehood. The second point in which the Supreme Court has got strong dissent. I fully agree with the government that 370 abrogation by virtue of clause 3 of Article 370, it is being upheld by the Supreme Court. But at the same time, in two ways. One is the presidential order is nullified. It is ultraviolates the Constitution. It is not being upheld by the Supreme Court. And the second point is dividing a state of Jammu and Kashmir having the statehood into union territories will never hold in good law. That is the observation, the verdict made by the Honorable Supreme Court. That is why the Honorable Supreme Court has directed the government to conduct the election, give the statehood status and conduct the election on or before September 2024. These two aspects, it is against the government, the judgment is against the government, but at the same time, I would agree that Article 370, abrogation of 370, thereby the special status of the Jammu Kashmir is taken, is being upheld by the, he has been upheld by the Honorable Supreme Court. And the last point, sir, big debate is going on, and last time also I have raised the issue that sir, with one point, I can't open the debate now. Sir, I'm concluding with one point. Mr. Raja was also speaking here. Sir, the only point is that regarding 370, Article 370, if you go to the, I'm not going about the bill, what is to be done? What is your opinion? Sir, I'm not going it is okay or it is not okay. Whatever things done was by the Honorable the then Prime Minister Pandit Nehru ji and by Sardar Vallabhbhai Patel ji, then Home Minister. And it was a collective decision of the government. Whatever it did was discussed. Yes, it is. Yes, sir. It is so unnecessarily branding in a different way is deterioration and deviation from the history. Shri Alok Suman ji. Thank you very much, sir.
कृपया करके बिल पर ही बोलिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा मत कीजिए, 370 पर चर्चा मत कीजिए प्लीज। जी जी, दैट्स बीन डिसाइडेड। सर यूनियन टेरिटरी में बोलना है सर। नहीं, आप इस बिल पर बोलिए, महिला आरक्षण जो दिया जा रहा है उसके ऊपर बोलिए। व्हाट इज योर ओपिनियन प्लीज? यूनियन टेरिटरी पर बोलिए बोलिए। जी धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिक अमेंडमेंट 106 संविधान में आने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी सिमिलर प्रोविजन हो, ताकि वर्तमान विधेयक को सिमिलर प्रोविजन हो, इसलिए वर्तमान विधेयक को लाया गया ताकि हम द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 को अमेंड करें और सिमिलर प्रोविजन की व्यवस्था करें। यह विधेयक महिलाओं को पुडुचेरी में 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में सुरक्षित करेगा। महोदय, भारत का संविधान जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, को अब तक 106 बार संवैधानिक संशोधन किए गए। सभी राजनीतिक दलों में के एकमत में वुमेन रिजर्वेशन विधेयक पास होने से महिलाओं के हित में ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग का काम हुआ है। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थान एवं शिक्षक नियोजन में तथा वर्ष 2007 में नगर निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया और 2013 में बिहार पुलिस में और 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। महोदय, और इसके साथ साथ जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था की। आज इंडिया में 14.54 लाख निर्वाचित महिलाएं पंचायत एवं म्युनिसिपल स्तर पर जनप्रतिनिधि है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन का हाल का डाटा देखने से यह पता चलता है कि इंडिया में एमपी महिलाओं की प्रतिशत 14.36 है, जबकि साउथ अफ्रीका में 46.2%, ब्रिटेन में 34.9% है। इसलिए इस वर्तमान विधेयक को पास होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महोदय जी 2 मिनट सर। महोदय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर believed that our political democracy must stand on the basis of social democracy, which means by way of life, which recognizes the liberty, equality and fraternity as a principle of life. बाबा साहब ने समाज के विकास के मापदंड के लिए महिलाओं के विकास को मुख्य रूप से रखा है। महोदय, इस वर्तमान विधेयक के सेक्शन 3B जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन में टेक इफेक्ट संबंधित वाक्य में 15 साल की व्यवस्था की गई। सर, मेरा इसमें सुझाव है कि इसको 20 साल की व्यवस्था की जाए। महोदय, भारत सरकार द्वारा ट्रीटी ऑफ सेशन का रेटिफिकेशन फ्रांस सरकार के साथ 16 अगस्त 1962 के बाद पुडुचेरी भारत का यूनियन टेरिटरी बना। संविधान के आर्टिकल 81(1)(b) यूनियन टेरिटरी के टोटल रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल को दर्शाता है। महोदय, आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 14th Amendment Act 1962 enables Parliament to create by law legislature in the Puducherry। मतलब इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आया ताकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को अमेंड किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग पुडुचेरी में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके महिलाओं को। जी जी जी। हाँ महोदय, वर्तमान विधेयक से पुडुचेरी में डाउन ट्रोडन एंड महिलाओं को प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा। अतः महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए श्री निशिकांत दुबे जी करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। कृपया संक्षेप में ही। जी संक्षेप में बोलूंगा जी। सभापति महोदय, मैं ऐसा नहीं, धारा 370 का कानून पास करने के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो 1952 से जिस चीज का बीड़ा उठाया था हमारी पार्टी ने और जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारी सरकार ने पास किया था,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुहर लगाया वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ही एक ऐसी पार्टी थी जो इस देश के यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए लड़ रही थी, और इस कारण से आज एक कार्यकर्ता के नाते मन प्रफुल्लित है और इसीलिए इस बिल के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ। सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कई एक चीजें जो है वो ऐसी चली जाती हैं जिसका कि असर बहुत दूर दूर तक होता है। सौगत बाबू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में कई एक बातें की। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जिस जया मुखर्जी के किताब का जिक्र किया, यदि वो अपने खुद के बड़े भाई, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं सर, खुद के सौगत राय के बड़े भाई तथागत राय ने, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर किताब लिखी, यदि वही वो पढ़ लेते, क्या हो जाता है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अपने बड़े भाई को प्यार नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके इतिहास पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने ये कहा, और मैं इसीलिए ये बातें कह रहा हूं सर कि मैं जिस राज्य से आता हूं उसने इस विभीषिका को देखा है। 1906 में जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने कि बंगाल को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे जिनके कारण कि पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथागत राय की जो किताब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, वो ये कह रहा है। लेकिन यहां तो किसी का कोई जवाब ही नहीं है। आप किसी भी बड़े आदमी के ऊपर कोई क्वेश्चन कर दीजिए, मार के चले जाइए। दूसरा सवाल यह है सर, राजा ने जो बातें कही या सुप्रिया जी जो बातें बोल रही थी, सॉवरेनिटी की बात कर रही थी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रही थी, चुनाव की बात कर रही थी कि चुनाव जो है, चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि J&K को फुल स्टेटस मिलना चाहिए, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि 497 पेज का वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पढ़ लीजिए कि क्या बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने ये हलफनामे में कहा है, अपने जिरा में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को, जो माननीय गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, यही कोर्ट में कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे और जितनी जल्दी होगा हम चुनाव कराएंगे, 1 साल के अंदर कराएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से जो है अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है और उस जजमेंट में उन्होंने कंप्लीट लिखा है। इसीलिए मेरा कहना है कि पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, सॉवरेनिटी की जो बात है सर, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हम नहीं थे, नेहरू जी ही थे इस देश के प्रधानमंत्री, और 1956 में सॉवरेनिटी के आधार पर यह कहा गया, यहां इसी सदन में चर्चा होते हुए, कि राज्य को कोई भी सॉवरेन पावर नहीं है, किसी भी राज्य को तोड़ने का, जोड़ने का, यूनियन टेरिटरी बनाने का, अलग राज्य बनाने का, भाषा के आधार पर बनाने का, ज्योग्राफी के आधार पर बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत सरकार के पास है। ये 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट के पास और नेहरू का एक्ट। दूसरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बातें कह रहे सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 1846 का जो अमृतसर ट्रीटी था और जिस ट्रीटी को 1858 में और 1890 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया, उसके आधार पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, हमारा है। और जिस दिन होगा, और यही कारण है कि 24 सीटें हमने वहां रिजर्व की हैं, यही कारण है कि नॉमिनेटेड सीटें हमने रिजर्व की है, यही कारण है कि आज वो महिला रिजर्वेशन आया है, इस महिला रिजर्वेशन के लिए भी हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी व्यवस्था की है। मेरा यह कहना है कि हिस्ट्री को गलत ढंग से नहीं देखिए, अलग ढंग से सेटल नहीं कीजिए। और अंत में सर, जो राजा ने मेहरचंद महाजन का जिक्र किया कि पटेल ने उनको बुलाया था, नेहरू ने नहीं बुलाया था, मैं लुकिंग बैक, मेहरचंद महाजन की किताब है, मैं आग्रह करूंगा राजा से और देश से पढ़ लेने के लिए। मेहरचंद महाजन का कहना है कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर के घर में, नेहरू जी के घर में, 8 बजे सुबह, नेहरू भी बैठे हुए थे, सरदार पटेल भी बैठे हुए थे, मेहरचंद महाजन पाकिस्तान जाना चाहते थे। पटेल ने कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते हो और मैंने तुमको हाउस अरेस्ट कर लिया।
और बलदेव सिंह और कश्मीर सिंह दो बड़े जांबाज हमारे अधिकारी थे, जिन्होंने कि अपने ट्रुप्स को वहां लाया। और आज जो बचा हुआ कश्मीर जो आज हमारे पास है, वो सारी और सारी देन जो है सरदार पटेल की है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसको मानिए, यही इतिहास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। श्री A.M. आरिफ जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्लियर कर दिया। चलिए मिस्टर आरिफ, मैं रिप्लाई से पहले दूंगा, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जी, that is not functioning. Mic is not working. आप बोलिए ना, माइक ऑन है। Mic is not working. Sir, I am supporting this bill, these two bills, Jammu and Kashmir and the Puducherry, for the regarding the women reservation. So I am representing the state of Kerala. Introduced the women reservation bill, introduced the district council, introduced the women reservation district council, constituted in 1990. I was a member of that district council member. So itself shows the left party's commitment to the women reservation. Sir, but news comes from today's newspapers, comes out that Omar Abdullah, Mehbooba Mufti, and the leaders, including CPM leader Yusuf Tarigami, is restricted to no go out from their own houses. This shows that the democracy is challenging, is continuing there. How we can establish the democracy without the support of these strong leaders of that valley? Sir, I asked in the amendment of the first amendment reservation bill, when will you going to conduct the election? Whether it will be happened in this century. So I request you to establish the genuine democratic government in there, please. Don't try to any political gain. Sir, at this time, myself and my party have a difference of opinion regarding the Honorable Supreme Court's verdict, where I can submit. That can't be discussed. This is the platform. This is the only platform I can submit my difference of opinion, my party's difference of opinion. So I may be permitted to say something only. I'm going to more. Sir, only main point is that, sir, the verdict has invaded going into merits of downgrading the state and Jammu and Kashmir into two union territories, stating that the Solicitor General has promised to return of statehood. At the same time, the creation of a separate Ladakh Union Territory is upheld, is valid. So the restoration is not for the original state of Jammu and Kashmir, but only a part of it, and even that remains an assurance on paper. Strangely, the Supreme Court direct Election Commission of India to hold. I have a difference of opinion regarding the Honorable Supreme Court verdict. Where I can say, so I may be permitted to say, sir, I may be permitted to say, sir, the provision under Article 3 of the Constitution states that the President shall refer the bill for the reorganization of any state to the legislature of the concerned state to elicit its opinion. The verdict opens the Pandora's box, permitting the central government to unilaterally initiate the formation of a new states, alteration of areas, boundaries of names of existing states. This may will lead to serious undermining of federalism and the right of the elected state legislature. Sir, the detailed response, sir, however, it's clear that the verdict has serious implications for the federal structure of our constitution and is inclined to strengthen a unitary state structure in the name of integration and by invoking national security. With these words, I conclude my speech. जी, बोलिए, शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। माइक ऑन हो गया, हो गया,
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आभार प्रकट करता हूं। आज मैं इसलिए आपके माध्यम से पूरे लद्दाख वाले और जम्मू कश्मीर में रहने वालों को कल 13 तारीख के सुबह से हमारा नया साल नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो लोसर के टाशी दिलेगा और हैप्पी न्यू ईयर देते हुए मैं इस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरी अमेंडमेंट बिल 2023 दोनों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। महोदय, दोनों बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव लेके आया है, माननीय गृह मंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन संभाले और माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख और साथ साथ इस देश के महिलाओं के प्रति जितना सम्मान दिया, जितना उनके हक देने का काम किया, ये सराहनीय की बात है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के महिलाओं, जम्मू कश्मीर बने तब हम लद्दाख भी जोड़ के, हमारे महिलाओं को वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य के साथ शादी करते हैं किसी के साथ, तो उसको अपने हक हुकूक, उनका जो राइट सारा छीन जाते थे। आज धारा 370 के साथ 35A को हटा के और इस साथ जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में कल 33% वुमेन रिजर्वेशन को आज इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करके जम्मू कश्मीर के महिलाओं को पहली बार उनके सम्मान देने जा रहा है। मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं। केवल ये ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो या FPO बनाना हो या गोल्डन कार्ड के माध्यम से हो या फ्री राशन के माध्यम से हो या गैस सिलेंडर देने के माध्यम से हो, ऐसे अनगिनत स्कीम के माध्यम से हमारे वुमेन एम्पावरमेंट करने का काम आज के सरकार कर रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी बधाई प्रकट करना चाहता हूं, कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हम लद्दाख वाले बहुत खुश है सर। मैं लद्दाख वालों के बिहाफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही डिसीजन देश के हित को आगे रखते हुए और सही डिसीजन, जिस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट करके और स्पेसिफिकली लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बनाना, यह भारत के संविधान के अनुसार ही हुआ है। इस बात से हम बहुत खुश हैं। हम इसलिए भी खुश है, केवल यूटी ही नहीं बना और लद्दाख के जो बिल्कुल डिप्राइव्ड थे, जिसको एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता था, जिसको एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज वही लद्दाख पिछले 4 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस पाया है, हमने बहुत डेवलपमेंट पाया है। यहाँ नेहरू जी ने ये किया वो किया बात आ रहा था, मैं थोड़ा सा आपके परमिशन से मैं याद दिलाना चाहूंगा नेहरूवियन ब्लंडर का। सर, आर्टिकल 370 जो है एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन ये भी नेहरू जी का ब्लंडर था। सर, चर्चा हो गया, लेकिन जो चर्चा नहीं हुआ, मैं उस विषय को लाना चाहता हूं सर। जो चर्चा नहीं हुआ सर, POK कब लाएंगे? जिक्र कर रहा था कि POK कब ला रहे। हम तो इस बात से बहुत खुश है सर, क्योंकि POK भी लद्दाख का हिस्सा है। मेरे POK के रहने वाले लोग आज वहां पे जलसा जुलूस करके ये मांग कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास जता रहा है कि मोदी जी बॉर्डर खोलो, हम भारत के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों को भी समझ में आ गया कि नेहरू जी के ब्लंडर के वजह से आज वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो लोग आजादी मांग रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। हम तो जीत रहे थे 1948 में, जब कवेली हमला हुआ था, भारतीय सेनाओं ने अपने वीरता दिखा के पाकिस्तान के कवेली हमला जो है लेके बसगो तक गए, बसगो से धकेल के, कारगिल से धकेल के, द्रास से, श्रीनगर से बिल्कुल पीछे तक धकेलते हमारे भारतीय सेना पता नहीं POK तो छोड़िए, पाकिस्तान का आधा पूरा हिस्सा लाने वाले थे। नेहरू जी ने बोला नहीं, सीज फायर होना चाहिए। क्या ये नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है?
सर यहाँ पे जिक्र किया आदिर रंजन जी ने सीपेक का जो जिक्र आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो जिक्र आया, पहले तो हमको वो जानना होगा ये बनता कहाँ है, बन कहाँ रहा है। शख्सगम वैली वो मेरा लद्दाख का हिस्सा है सर। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का शख्सगम वैली कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए पाकिस्तान ने चीन को धन में दे दिया और कांग्रेस पार्टी चुप बैठा। क्या ये नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है? अक्साई चीन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा लद्दाख का हिस्सा है सर। नेहरू ने चीन को दे दिया। उसके अलावा एक बात आज मैं जिक्र करना चाहता हूं सर, लद्दाख के इतिहास में जब लद्दाख इंडिपेंडेंट किंगडम था 1684 में 1684 में वहां पे एक ट्रीटी हुआ तिंगमोसगांग ट्रीटी के नाम से जाने जाते हैं। उस ट्रीटी में लद्दाख के महाराजा और तब के तिब्बत के जो परम पावन 5th दलाई लामा जी के बीच एक ट्रीटी हुआ, उसमें साइन हुआ। पर्वत जो हमारा पवित्र जगह है कैलाश पर्वत और वहां पे जो झील मानसरोवर है, वहां तक हमारे बुद्धिस्ट लोग वहां पे तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। हिंदू लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैन को मानने वाले लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। वो लद्दाख का हिस्सा रहेगा, है हमेशा के लिए, वो उस ट्रीटी में लिखा था। उसके बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा और जम्मू कश्मीर भारत के साथ जोड़ा। इसलिए वो मैनसर गांव भारत का हिस्सा था। नेहरू जी ने 1962 के बाद, सर एक मिनट, 1962 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई की नारा लगा के चीन को एज अ गुड जेस्चर दान में दे दिया सर, दान में दे दिया। वो कैलाश पर्वत, वहाँ के झील मानसरोवर बोल करके समाप्त कीजिए। समाप्त कर रहा हूँ सर, वो दान में दे दिया। हमको इस बात से बहुत दुख है। नो सर ये कांग्रेस वाले, इनको जानना होगा सर, 1961 के सेंसस में, 1961 के भारत के सेंसस में मैनसर गांव का नाम जिक्र आता है, वहां के जनसंख्या जिक्र आता है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग था। नेहरू जी ने उसको गवाया सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 1 मिनट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। जम्मू कश्मीर में हमेशा चीफ मिनिस्टर मुसलमान का रहा, हमेशा चीफ मिनिस्टर मुसलमान का रहा। दुर्भाग्य के बाद ये है, वहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को मानने वाले मातम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहादत पे इन्होंने हजरत इमाम हुसैन के ताजिया निकलने नहीं दिया। मेरे प्रधानमंत्री जी आने के बाद वहाँ हुसैनी लोगों को ताजिया निकलने दिया। आज मेरे कारगिल वाले बहुत खुश है सर, मेरे कारगिल वाले बहुत खुश है, मेरे कारगिल वाले इसलिए खुश है। कंक्लूड कीजिए सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। कारगिल वालों को, लद्दाख के शिया मुसलमान को, सुन्नी मुसलमान को इतिहास में पहली बार हज कमेटी गठन करके दिया, 100% को हज कराया। हम प्रधानमंत्री जी को आभार सर। कंक्लूड कर रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस सर। जम्मू कश्मीर के उन्नति देख के, वहाँ के पीस देख के, वहाँ के टूरिज्म देख के मेरे कारगिल वाले मांग कर रहे सर, पानी खार से पहलगाम रोड खोल दिया जाए ताकि लद्दाख में टूरिज्म। सर कंक्लूड कर रहा हूँ सर, इसी बिल पे वापस आ रहा हूँ। ये वुमेन रिजर्वेशन माननीय गृह मंत्री जी लाके बहुत हमारे जम्मू कश्मीर पे जो है बढ़िया काम कर रहा है। हम चाहते हैं सर लद्दाख ऑटोनोमस हिल மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டினை கொண்டு வந்ததற்காக நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஏனென்றால் எங்களுடைய காங்கிரஸ் கட்சியும் எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து அந்த சட்ட முன்வரைவை ஆதரவு தெரிவித்திருந்தோம். ஆனால் அந்த நேரத்திலே புதுவை பகுதிக்கும் காஷ்மீர் பகுதிக்கும் இடஒதுக்கீட்டை பற்றி பேசாமல் இருந்தது மிக வேதனையாக இருந்தது என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த நேரத்திலே சட்டம் நிறைவேற்றதற்கு பிறகு புதுவை மக்களுக்கு
பெரிய சந்தேகம் வந்துவிட்டது. புதுவையிலே இடஒதுக்கீடு இருக்கின்றதா இல்லையா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ஆனால் அதை மக்களிடத்திலே நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம். அடுத்த கூட்டத்தொடரிலே கண்டிப்பாக வரும் என்ற நம்பிக்கை அவரிடத்திலே தெரிவித்திருந்தோம். இந்த நேரத்திலே அந்த சட்ட முன்வரைவை கொண்டு வந்ததற்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்திலே இந்த சட்ட முன்வரைவானது அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அதே நிலைப்பாட்டிலே இருக்கின்றதா என்று ஒரு சில ஐயப்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதை இந்த மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு விளக்கம் தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே நேரத்திலே இந்த இடஒதுக்கீடு எப்பொழுது வரும் என்பதை மக்களிடத்திலே நாங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆகவே உடனடியாக அது மக்கள் தொகை கணக்கீடை எடுத்து இடஒதுக்கீட்டை தந்து அவர்களுக்கு பெண்களுக்கு உரிமையை தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டு வணங்கி அமருகின்றேன். चाहते हैं जरा 1 मिनट बस ओनली प्लीज 1 मिनट। कुछ ज्यादा नहीं बोला सर। पहली बात यह है कि मेरा पहला ये सवाल था कि आप अरे आप मत क्यों आप क्यों बीच में बोल रहे क्यों? अरे आप मत बोलिए, आप कौन है प्लीज। चेयरमैन साहब जनाब, पहले मेरा ये कहना था आप पीस मिल ला रहे हैं और ये आपकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि आप वचनबद्ध है कि यहाँ पर स्टेट बनाएंगे। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका अप्रूव नहीं किया आर्टिकल 3 के तहत विभाजन करने का। उन्होंने बल्कि उसको मौखर किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और सॉलिसिटर जनरल का जो एफिडेविट है उसी को भरोसा करते हुए और आपके स्टैंड पर भरोसा करते हुए ये कहा है कि आप स्टेट को रेस्टोर कीजिए। दूसरी बात रही जनाब कारगिल की, अभी हाल ही में वहाँ इलेक्शन हुआ, 78% वोट पड़ गए और इनको मालूम है कि इनको क्या जवाब मिल गया। Election was held, that is the only important thing. No. Now please honorable minister, माननीय मंत्री जी, no, that's not good argument जी। महोदय, संघ राज क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 इस प्रतिष्ठित और सम्मानीय सदन में मैं खड़ा हूं और आग्रह करने के लिए खड़ा हूं कि यह विधेयक महिला उत्थान के लिए है, महिलाओं की सहभागिता के लिए है। दोनों विधानसभा में 1/3 सीट उनके लिए आरक्षित करने का है। अनुरोध के लिए खड़ा हूं कि इसे पारित किया जाए। महोदय, यह दोनों विधेयक महिलाओं के अवसर की समानता के प्रति मोदी सरकार के प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप संसद में और आज इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए कानून लाकर मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है कि अब तक हाशिए पर रहे जाने वाले या रखे जाने वाले लोगों को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिलेगा। महोदय, भारत की संस्कृति में महिलाओं का जो स्थान रहा है, भारत में महिलाओं की स्थिति में समय समय पर हमेशा बदलाव भी होता रहा है। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर काफी ऊंचा और महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में भी काम करती थी। उत्पादन का स्थान घर होता था और महिला की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती थी। महिलाएं कृषि कार्यों में भी सहयोग करती थी। भगवान श्री राम को भी जो एक शिक्षक महिला थी, जो उनको भी एक शिक्षा देने के काम करती थी और उसका नाम विदुषी अरुंधति थी, जो सत पथ ब्राह्मण में उल्लेख में मिलता है कि भगवान श्री राम को संगीत और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का काम करती थी। महोदय, उभय भारती की विद्वता के सामने शंकराचार्य भी नतमस्तक हुए थे। बिहार जी बिल्कुल। आधुनिक समय में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन भारत के प्राचीन व्यवस्था में
जब इतना उच्च स्थान था, ज्ञान की देवी सरस्वती, लक्ष्मी की, धन की देवी लक्ष्मी और दुर्गा शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती थी। लेकिन जब इस देश में विदेशियों का आक्रमण हुआ, चाहे वह मुगल कालीन शासक हो, चाहे अन्य आक्रांताओं द्वारा भारत पर शासन करने का कोई युग हो, ब्रिटिश हुकूमत हो या कांग्रेसियों का राज हो, महिलाओं को अवसर नहीं दिया, महिलाओं के अधिकारों को छीना है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है महोदय। और मुझको यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब जब महिला आरक्षण या उसके अधिकार की बात हो, सुप्रिया सुले जी, जब 2 राज्यों में के विधानसभा में 1/3 महिलाओं के आरक्षण का विधेयक आ रहा है, तो आप उसमें क्या बोल रही थी? रिकॉर्ड उठाकर देखिए। एक लाइन में समर्थन कर दी, एक लाइन में समर्थन कर दी, और बाकी आपने क्या किया कि आपने इधर की बातें। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार मिला है, जो अवसर मिला है, भारत की नारी देश में ही नहीं दुनिया में अपने कार्यों से, आज अपने ज्ञान से, अपने प्रतिभा से रिकॉर्ड बना रही है। भारतीय महिलाओं ने धरती से अंतरिक्ष तक अपना लोहा मनवाया। आज भारत की नारी ने अपनी एक सम्मानजनक जगह कायम कर ली। आखिरी मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, समय से भी मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा कि आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में लड़कियों का नामांकन आज 43% है, जो अमेरिका और जर्मनी से अधिक। प्रतिवर्ष 50% महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा पास कर रही हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% पेशेवर महिलाएं हैं। चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ इसरो के कई मिशन में जो सफलता मिली है उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज ड्रोन दीदी हो, चाहे लखपति दीदी बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प हो, आज इससे भारत में महिलाओं को अधिकार और उत्थान का रिकॉर्ड बनने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के आधार पर मापा जा सकता है। महोदय, 2 राज्यों का यह बिल है। थोड़ा सा हम जम्मू कश्मीर में जो महिलाओं के लिए काम किया गया, मैं 1 से 1.5 मिनट में बताना चाहता हूं कि 370 से पूर्व और अब पेंशन, वीडो पेंशन लिमिटेड सेचुरेशन था, आज 100% सेचुरेशन हुआ है। वीडो पेंशन आयु 40 से नीचे का कवर नहीं थे, आज पूर्णतः कवर एवं 100% सेचुरेशन हुआ है उसका। 1 स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन, पहले 6 था, आज 20 है। महिला सशक्तिकरण हेतु डिस्ट्रिक्ट हब पूरे देश में करने वाला पहला राज्य कश्मीर बना है। पहले 0 था और अब वह 20 है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल वीमेन सेल की 20 है। बहुत सारी योजनाएं उनके लिए किया गया है। महोदय, मैं बहुत ज्यादा इस पे पुडुचेरी के और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कदम उठाया गया है, चाहे वह कश्मीर के लिए हो या पूरे देश के लिए हो या पुडुचेरी के लिए हो, यह काफी लंबा समय लगेगा। आपका निर्देश है संक्षिप्त में समाप्त करने का, मैं संक्षिप्त में से समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन 1-2 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा जो माननीय कुछ सदस्यों ने यहाँ कहा है। एक तो यहाँ सदस्य जो हमारे बोले हैं, जुगल किशोर शर्मा जी, अधीर रंजन जी से लेकर और मसूदी जी तक, मैं अधीर रंजन जी को जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा गृह मंत्री जी एक बार बोले कि पीओके हमारा है। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं कहा है, कई बार बोले हैं और बार-बार बोले हैं कि पीओके हमारा है और हमारा। और पीओ के संबंध में क्या दृष्टिकोण है इस सरकार की, क्या प्रतिबद्धता है, इसको आप खुले आंखों से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो,
सबका इरादा नेक है और इरादा पक्का का पक्का है। महोदय, बड़ी चतुराई से हमारे शौकत बाबू माननीय सदस्य जी ने महिला विधेयक का समर्थन भी कर रहे थे और चतुराई से विरोध भी कर रहे थे। सारे विपक्ष के लोगों ने, कुछ वैसे विपक्ष के लोग जो समर्थन किए, खास करके कांग्रेस और उससे अभी ज्यादातर जुड़े हुए लोगों ने बड़ी चालाकी से उसका विरोध भी किया है। यहाँ डी राजा साहब ने कहा कि तर्क के आधार पर बोलिए, भावना के आधार पर मत बोलिए। तर्क के आधार पर भी मोदी सरकार बोलती है और भावनाओं से ओत-प्रोत होकर बोलती है। भावना पवित्र है, तर्क भी सही है, इसलिए मोदी सरकार जो की है यह देश और दुनिया देख रही है। कौशलेंद्र जी बोले, बिहार के सांसद हैं, मैं उनको क्या कहूं, देश और दुनिया जानती है कि महिलाओं का अपमान बिहार में किसने और किस किस शब्दों से और किस रूप में कहा है। माननीय भर्तृहरि महताब जी बहुत अच्छा बात बोले कि जब संविधान सभा में हम महिलाएं थी तो महिलाओं को अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता था। आज दोनों विधानसभा में जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं के हक, अधिकार, न्याय और उसके उत्थान की बातें होगी, वहां महिलाओं को धरना प्रदर्शन आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद सावंत जी कुछ तकनीकी बात उठाए थे, है नहीं, कुछ प्रेमचंद्र जी भी उठाए थे और कुछ अन्य लोग उठाए थे, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक जो पहले आया था उसकी भावना के तो अनुरूप है ही, लेकिन पुद्दुचेरी में सिर्फ आरक्षण था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। जम्मू कश्मीर के महिलाओं को भी आरक्षण देने के लिए यह विधेयक लाना बहुत जरूरी था, इसलिए यह विधेयक आया है। और आग्रह भी हम आपसे किए हैं, पुद्दुचेरी में सर पहली बार यूटी ने 2023-24 के वार्षिक बजट में 1332 करोड़ रुपए का जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। महिलाओं को निम्नलिखित में 33% आरक्षण दिया गया है, पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय निकायों। अंत में अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगा कि जमाना जब इनका देखेंगे, इन विपक्ष जो कांग्रेस और उनके शागिर्दों का, तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता जो थी बार बार वही याद आएगी कि अबला जीवन है तुम्हारी, अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमा पर भी महिलाएं जब सीना तान कर खड़ी होती है, उसका ही इरादा और हौसला ऐसा होता है कि जो गलती पूर्ववर्ती सरकारों ने की है वह गलती अब न होने देंगे। अगर कोई हमसे अगर टकराने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया के नक्शे में उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। आज इस हौसला के साथ हमारी सेना हो, चाहे हमारी अर्धसेना हो, सीएपीएफ हो, जो भी हो, आज जब सीमा पर हो, चाहे वह किसी शिक्षण संस्थान में हो, चाहे वह कार्यालय में हो, चाहे खेत में हो, खलिहान में हो, खेल के मैदान में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे सदन में हो, महिलाएं जब उठकर खड़ी होती है तो सम्मान और गौरव से खड़ी होती है। और इसका एक कारण है माननीय मोदी जी का महिलाओं के प्रति सम्मान, उनको जो अवसर और अधिकार दिए हैं, उससे जो उनको लाभ मिला है, उनका जो उत्थान हुआ है और भविष्य में जो उनका भविष्य सुनिश्चित होकर उज्जवल होने वाला है, उसका परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरूर हम आग्रह करेंगे इसको सब लोग मिलकर इस सम्मानीय सदन में इस विधेयक को पारित करने हेतु कृपा करेंगे। नाउ आइटम नंबर 24, प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडार विचार करेगी। श्री डीन कुरियाकोस नहीं, श्री सोगत राय,
प्रश्न ये है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। नाउ आइटम नंबर 25। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री डीन कुरियाकोस। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 13 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
है।